तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, अपनी जो सियून होती है ना, वो रात को पार्क को कॉल लगाती है और उसको अपने दिल का दुखड़ा सुनाते हुए कहती है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं कल कन्फेस कर दूंगी। अब वो किसको करने वाली है कन्फेस, वो तो हमें आज की वीडियो में पता चलेगा। और उसके बाद से हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम देखते हैं अपना जो पार्क होता है ना, वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो डरा हुआ होता है। और हमें बताया जाता है पार्क योमीन एक प्रो गेमर, कोरियन ई स्पोर्ट का राइजिंग स्टार, उसके लिए शांत रहना भी सबसे बड़ा वेपन है। फिर भी उसके सामने जो चीजें हो रही है, उसने उसको पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है। और वो भी उसके हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड के वजह से। वो है गैंग जिनहो। और हम देखते हैं उसके सामने अपना एमसी खड़ा होता है और जो पार्क होता है वो सोचा होता है, आगे आगे कर मैं अब क्या करूँ सियोन। जिनहो वापस से कुछ अजीबोगरीब करने वाला है। और हमें वहाँ पे ना ट्रिमर दिखाया जाता है और उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें अगले सीन में ना अपने एमसी के माँ बाप का कैफे दिखाया जाता है, जहाँ पे दरवाजा खुलता है। और दरवाजे को खुलता हुआ देख के उसके जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो कहते हैं वेलकम टू। और इतना वो जैसे ही कहते हैं ना, वो जो देखते हैं उसे वो पूरी तरह से सदमे में चले जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि क्या। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी जो पूरी फैमिली होती है ना, एक साथ बैठ जाती है और मीटिंग कर रही होती है। और उसकी जो बहन होती है वो कहती है, आखिरकार इस तरह का सडनली क्यों। और उसकी जो माँ होती है वो कहती है, तो तुम ये कह रहे हो तुम यहाँ पे इस तरह इसलिए आए हो क्योंकि। और इतना कहते ही जो अपना एमसी होता है ना, वो अपनी टोपी खोलता है और कहता है कि हाँ, मैं मिलिट्री सर्विस पे जा रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी होता है, उसने तो अपने ऊपर की जो खेती होती है ना, उसको पूरी तरह से काट लिया होता है और कलर वलर भी चेंज कर लिए होते हैं। और इसको देख के जो उसकी बहन होती है ना, वो कहती है, तो तुम्हारा नाम लिखने का दिन कब है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगले हफ्ते। और ये सुनने के बाद जो उसकी बहन होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और उसकी जो माँ होती है ना, उसी से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुमने हमसे बिना बात किए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला कैसे ले लिया। कम से कम तू हमसे बात करके तो इसको डिसाइड कर लेते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। और उसके बाद जो उसका बाप होता है उसको पूछता है, अच्छा तो ये रीजन है जिसकी वजह से तूने डिसाइड किया इतनी ज्यादा जल्दी जाने का। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ, अगर मुझे कुछ करना ही है तो मैं उसको पहले से ही क्यों ना कर दूं और अपने रास्ते से क्यों ना हटा दूं। अगर तुमको नहीं पता तो जो कोरिया पे लोग होते हैं ना, उनको मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है, झक मार के, पता नहीं क्यों। और हम उसके बाद देखते हैं उसका जो बाप होता है वो कहता है, हाँ वेल, अगर तुमने ये करने का ठान ही लिया है तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, तो बस केयरफुल रहना। और उसकी जो माँ होती है ना, ये सब सुनकर उसके बाप के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें तो उसको डांटना चाहिए, आखिरकार तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। और जो अपना एमसी का बाप होता है ना, वो कहता है, हाँ, रुको हनी, इसको बैलेंस का सहारा लेके नहीं सुधारते। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, अपनी मम्मी पापा को ऐसे लड़ता हुआ बस घूरे जा रहा होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। और उसका जो दोस्त होता है ना, उसको देखो पूरी तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे देखो जरा उसके बाल को, जब तुमने बोला कि तुम हम सबसे मिलने वाले हो तो मैं सोच रहा था क्या क्या तुम्हें मिलना क्यों है। तो अच्छा, तुम मिलिट्री पे जा रही हो, तुम वैसे भी इस हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि बकवास बंद कर साले। और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है ना, उसको गौर से देखता है और वो देखता है कि अपना एमसी पूरी तरह से चमक रहा है। और इसको देख के ना वो पूरी तरह से शौक हो जाता है और नीचे बैठ के रोने लगता है और कहता है, अरे यार, वो इस हेयर स्टाइल के साथ भी इतना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। सच बता रहा हूँ यार, ये बंदा भी अलग ही नमूना है। और तभी जो पार्क होता है ना, वो भी अपने एमसी को कहता है, आखिरकार मिलिट्री क्यों, और वो भी इतना ज्यादा जल्दी। और हम देखते हैं जो सियून होती है ना, वो तो भाई अपना हाथ वाथ बंद करके ना गुस्से पे पूरी होती है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, वो पार्क से कहता है, अरे तुमने तो ये खुद से कहा था पार्क कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा कि मैं इसको पहले ही रास्ते से हटा दूं। और जो पार्क होता है वो याद करता है उस टाइम के बाद सब उसने लाइसेंस की बात की थी, अगर कोई चीज करना है तो अभी क्यों ना कर लो। और उसके बातों से अपना एमसी कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और बेचारे ने मिलिट्री सर्विस भी अभी खत्म करने की सोच ली। और ये सब याद करे जो पार्क होता है वो कहता है कि रुको जरा, क्या तुम उस टाइम पे मिलिट्री सर्विस की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। और जो अपना एमसी होता है वो तो भाई कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता और पार्क को देख के कहता है, आखिरकार क्या हुआ। और जो पार्क होता है वो कहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं। और जो अपनी सियून होती है वो तो भाई बस अपने एमसी को देखे ही सारी होती है, वो पूरी तरह शौक में होती है, वो कुछ बोलने की हालत पे नहीं होती। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट पे बैठ के ना खाना खा रहे होते हैं। और जो सियून होती है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है और वो बस अपने एमसी को ही देख रही होती है और सोच रही होती है, आखिरकार मैं इस तरह के बंदे को पसंद क्यों करती हूँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे गिव अप कर लूंगी, तो वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ गया और अभी वो मुझे इस तरह से छोड़ के जा रहा है। जब मैंने फाइनली अपने माइंड को सेट कर लिया था उसे बताने के लिए, लेकिन लेकिन अभी ही क्यों। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रास्ते में देखते हैं जहाँ पे अपनी सियून चल चल के जा रही होती है और उसके पीछे अपना एमसी भी जा रहा होता है। और वो याद करता है कि कैसे पार्क ने उसको गुस्से से कहा था कि तुम सियून को घर पे छोड़ने के लिए जाओगे। और जो अपना एमसी होता है ना, उसको याद करते हुए सोच रहा होता है, वेल मुझे उसको घर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं थी,
लेकिन तब से इसने अपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बोला। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो सियून होती है ना वो रुक जाती है और अपने एमसी की तरफ पलट के कहती है, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है। और जो सियून होती है वो कहती है तुम केयरफुल रहना, ओके। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है। और अपने एमसी को बस इतना ही कहते हुए देख के जो सियून होती है ना वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और उसको सीरियस होकर कहती है, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए? और जो अपना एमसी होता है वो कुछ समझ नहीं पाता। और तभी जो सियून होती है वो कहती है, मुझे लगता है कि ये सेंस बनाती है, क्यों तुम्हें नहीं लगता? और जो अपना एमसी होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने दोबारा से कोई मिस्टेक कर लिया है, मुझे माफ कर देना और तुम चेयर अप हो जाओ। और जो अपनी सियून होती है ना वो उसको कहती है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस मैं थी जिसने कि अपने आप से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। लेकिन स्टिल तुम इतने ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? या ये बस ऐसा है कि तुम्हें मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? आखिरकार तुम मुझे इतना ज्यादा दर्द कैसे दे सकते हो? और इसीलिए इससे पहले कि तुम मुझे और भी ज्यादा दर्द दो, मैं तुमको ये बताने जा रही हूँ, जिन्हू, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम से, जब से तुमने पहली बार मुझसे बात की थी। और अभी जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहती हूँ और तुमसे इन्फ्लुएंस होती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो अब तक मैंने जो कुछ भी चीजें किया वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये टाइम की बर्बादी थी। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, मुझे मुझे माफ कर देना, मैंने ये नोटिस नहीं किया, मैं तो बस। और इतना कहते ही जो अपनी सियून होती है वो कहती है, नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरा हो चुका है अभी। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो बस अपनी फीलिंग्स को ही प्रायोरिटी दे रही थी। और उसके बाद जो अपनी सियून होती है ना अपनी शक्ल पे एक झूठी सी मुस्कान देती है और कहती है, ठीक है फिर मैं तुमको और परेशान नहीं करूंगी और मैं अभी चलती हूँ। और उसको बैक करके वहां से जाने लगती है। और जो अपना एमसी होता है ना वो तो पूरे सदमे में होता है और वो कहता है, हाँ 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 ठीक है, बाद में मिलते हैं। हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना वो सियून को रोकना चाह रहा होता है लेकिन वो रोक ही नहीं पा रहा होता, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। और वो तभी ना सोच रहा होता है, मुझे अभी याद आया, आखिरकार मैं इसको भूल कैसे किया? वो लौता इंसान जो कि पहले प्यार में पड़ा था। और हमें तभी उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो चुपके से सियून को देख रहा होता है और उसके हाथ में शायद उसके लिए कोई तोहफा होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसको जाके ना उसका तोहफा दे देता है और वहां से ना बिना कुछ कहे निकल आता है। और जो सियून होती है ना वो भी उसको देख के एक स्माइल देती है। और ये सब याद करने के बाद जो अपना एमसी होता है ना सडनली उसके दिल पे ना उसको दर्द होता है और वो सीधे अपने सीने को पकड़ लेता है और वो सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या है? क्या ये वही फीलिंग है जो कि मैं पहले फील किया करता था? लेकिन अभी बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, बहुत बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो अपनी सियून होती है ना वो चिल्ला के कहती है, हे गैंग जिनो, तुम इडियट, तुम केयरफुल रहना और सेफली वापस आना, मैं स्टिल तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पलट के थोड़ी देर के लिए देखता है और वापस से वो जाने लगता है और कहता है, थैंक यू, मैं अभी जा रहा हूँ। और जो सियून होती है ना जो कि अपने एमसी के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो ठीक है, लेकिन वो ना अभी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और सच बताओ तो ये जो सीन था ना इसने थोड़ा सा मेरा भी हार्ट ब्रेक कर दिया था। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पे जाते हुए सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा कड़वा फील हो रहा है। अच्छा तो ऐसा हर कोई फील करता है, ये मेरा पहला टाइम है जबकि मैं ये सब फील कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर चुका हूँ? और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यही सब सोच के साथ धीरे धीरे आगे चलता चला गया। अब देखो यार ये वाला जो सीन है ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग जरूर था। अब देखो तुम्हारा पता नहीं तुम्हें इसके बारे में क्या लगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ। माना कि मैं मजाक मस्ती बहुत ज्यादा करता हूँ, अगर तुम मुझे पर्सनली मिलोगे तो तुमको मुझसे मिलकर ऐसा लगेगा ना, भाई इस बंदे के पास कुछ नहीं है जिंदगी में, ये तो मजे में जी रहा है। लेकिन यार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि मांगा पकड़ लो, एनीमे पकड़ लो या मूवीज भी पकड़ लो, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो डायरेक्ट हिट करती है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो आदत है सो है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता यार। लेकिन हाँ तुम एक चीज जरूर कर सकते हो, अगर तुम भी मेरी तरह थोड़ा इमोशनल बंदे हो तो अभी क्या अभी सीधे जाओ कमेंट सेक्शन पे और वहाँ पे ना हैशटैग अभी हम जिंदा हैं ये पूरा पूरा स्पैम कर दो और अपने जिंदा होने का सबूत दे दो, ताकि मुझे पता चले कि भाई इस दुनिया में मैं एक लौटा नहीं हूँ, मेरी तरह और भी है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मिलिट्री कैंप की तरफ देखते हैं जहाँ पे अपना एमसी आ चुका होता है और उसका जो बाप होता है ना उसको भाई मोटिवेट कर रहा होता है और कहता है, जिन्नू ऐसी बहुत सारे टाइम आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि हर कोई चीज बर्बाद है, लेकिन जो मिलिट्री है उसमें ऐसे बहुत सारे पल आएंगे जिसमें तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम उस तरह के कोई पर्सन नहीं हो जो कि बस उसी के साथ ही रह सकता है, लेकिन
तुम्हें सीखना होगा कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे आप चिंता मत कीजिए पापा। और हम देखते हैं इन दोनों का जो नाटक होता है ना, वो उसकी बहन भी देख रही होती है और वो अपने बाप से कहती है अरे यार चलो बेटा, ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी लड़ाई के मैदान में भेज रहे हैं। हर एक बंदा अपने लाइफ में इसको एक बार करता ही है, इसलिए इसको इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। और जो उसका बाप होता है वो कहता है अरे बात ये है ना, ये वो है जो कि पेरेंट्स फील करते हैं। और तभी जो अपनी एमसी की बहन होती है ना, वो अपने एमसी से कहती है और हाँ तुम प्लीज अपने चारों तरफ जो लोग हैं ना उनकी भी फिक्र करना चालू कर दो। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे अपने शेड्यूल को क्लियर करने में कितना ज्यादा पेन हुआ है। और उसकी जो माँ होती है वो भी उसको डांटते हुए कहती है एग्जैक्टली तुम हमें पहले से भी तो बता सकते थे ना। और जो अपना एमसी होता है वो उनको सॉरी कहता है। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होता है कि तभी वहाँ के माइक में अनाउंस होता है कि जितने भी न्यू लोग हैं वो सारे के सारे एक जगह पे नंबर वाइज खड़े हो जाएं। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो भी अपने फैमिली से आखिरी बार बाय करता है और कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ। और उसकी जो फैमिली होती है ना, वो भी उसको बाय करती है। और उसकी जो बहन है ना, वो तो भाई फूट फूट के रो रही होती है। देखो यार, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई उसकी बहन इतनी ज्यादा रोएगी। मुझे तो लग रहा था कि ये पक्की चुड़ैल है। और हम उसके बाद देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो जा ही रहा होता है कि तभी उसको कोई बुला के कहता है हे जिनू। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ। और वो पीछे पलट के देखते हैं जहाँ पे पार्क खड़ा होता है और वो कहता है अरे तुम ज्यादा चिंता मत करना सियून के बारे में, ठीक है। इससे वो फैक्ट नहीं बदलेगा कि तुम और सियून दोनों के दोनों मेरे फ्रेंड्स हो। और सियून भी चाहती थी कि मैं तुमको केयरफुल रहने के लिए बोलूं। और जो अपना एमसी होता है उसकी बातों को सुन के खुश हो जाता है और उसको कहता है ठीक है थैंक्स। और वो ये सब कह के खत्म कर ही रहा होता है कि तभी जो पार्क होता है ना, वो हड़बड़ी में कहता है और हाँ इसके साथ साथ प्लीज तुम हमेशा शांत रहना, भले ही कितना ही गुस्सा हो जाए। और अगर तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते तो प्लीज किसी को मारना मत। और हाँ, अपने आप को हमेशा ट्रबल से दूर रखना। अगर तुमको लगे कि तुम यहाँ पे और बिल्कुल भी नहीं रह सकते तो इसके बजाय तुम मिलिट्री को ही छोड़ देना। और जो अपना एमसी होता है उसके सजीवों गरीब बातों को सुनकर उसको कहता है क्या आखिरकार तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वहां से जाने लगता है और कहता है अरे तुम इनमें से किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुमको बाद में मिलता हूँ। और जो अपना पार्क होता है ना, वो भी अपने एमसी को जाते हुए देख के कहता है केयरफुल रहना जिन्हू। और उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिलिट्री कैंप के अंदर, जहाँ पे उनका जो कमांडर होता है ना, वो चिल्ला के कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो कीड़े मकोड़ो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अभी भी बाहर की दुनिया पे हो? नहीं, अभी से तुम में से हर एक कोई एक सोल्जर है। और इसी तरह की फालतू की बकवास कर रहा था वही मिलिट्री वाली, जो कि कोई ऐसा काम का नहीं है, इसलिए मैं तुमको बता भी नहीं रहा। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है अच्छा तो ये है मॉडर्न मिलिट्री। हालांकि पिछली लाइफ पे एक्सीडेंट की वजह से मुझे कभी भी इसका चांस नहीं मिला था, लेकिन ये डीमन कल्ट के साथ सेम है, जहाँ पे लोग प्रेशर बना के अपनी बात मनवा रहे हैं। ऑफकोर्स जो डिमोनिक कल्ट था वो और भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि वहाँ पे लोगों के मुंडी काट के उनको टॉर्चर किया जाता था। लेकिन जो बेसिक्स हैं वो अभी भी सेम है, भले वो फ्यूचर हो या पास्ट हो। हाँ, कितना ज्यादा बोरिंग है। तो जैसा कि आपने एमसी ने एक्सपेक्ट किया था, रिप्लेसमेंट के 2 दिन के बाद ही चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होने लगी। और ज्यादातर टाइम जो अपना एमसी था वो मेडिटेशन पोस्ट में ही बिताने लगा, क्योंकि वो टाइम का एक भी सेकंड वहाँ पे वेस्ट करना नहीं चाहता था। जो अपना एमसी था उसने डिसाइड किया था कि 2 साल वो मिलिट्री पे अपने आप को मार्शल आर्ट में ट्रेन करेगा। और सबसे पहले वो जो ट्रेन करेगा वो था उसकी क्यूआई कोर। और लगातार अपनी बॉडी को अपनी क्यूआई से ढकने के बाद उसकी जो क्यूआई कोर है वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसकी जो बॉडी है वो क्यूआई से और भी ज्यादा फेमिलियर हो गई। और ये चीज अपने एमसी के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था, जिसने कि ऑलरेडी मॉडर्न वर्ल्ड पे अपने लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है। और शायद यहाँ पे और भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो कि अपने एमसी से स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये वो बातें हैं जो कि अपना एमसी सोचा करता था जब भी वो भर्ती होने से पहले किसी मार्शल आर्टिस्ट से मिलता था। और यही सोच उसको इम्पेशेंट बना देता था। और रिप्लेसमेंट डिपोर्ट के 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसकी जो वैन होती है ना, जहाँ पे वो सारे के सारे मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो कहीं पे जाती है जिसके अंदर अपना एमसी बैठा होता है। और वो कहीं पे देख के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं नेक्स्ट 5 हफ्तों के लिए रहने वाला हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ड्रिल ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे उनका जो कमांडर होता है ना, उनसे वही मिलिट्री वाले काम, मतलब वही सावधान विश्राम, वही आगे चल पीछे मुड़, जो नहीं होता कि परेड, वही सब करा रहा है। तुम समझ जाओ कि जो परेड में होती है वही सब चीजें उनको सिखा रहा होता है। और हम तभी उनके कमांडर को देखते हैं जो कि इन सबको देख के सोच रहा होता है जो ड्रिल सेरेमनी है वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग है उसमें जो न्यू रिक्रूट्स हैं और जो ऑलरेडी जो सोल्जर्स हैं जिनको ऑलरेडी ये सब के बारे में पता है, वो डिफरेंट मूव्स कर रहे हैं ऑफकोर्स। और ऐसे भी कुछ टाइम आते हैं जहाँ पे जो न्यू ट्रेनिंग्स होते हैं वो भी एक्सीलेंट मूव्स दिखाते हैं। लेकिन आखिरकार वो बंदा है कौन? उसने बस कुछ ही बार देख के हर एक चीज को याद रख लिया और परफेक्टली उन सबको परफॉर्म कर रहा है। और वो जो लुक है उसके फेस के अंदर, शायद तो नॉर्थ का कोई स्पाई हो सकता है।
और ये बंदा अपने एमसी की बात कर रहा होता है क्योंकि वे हर एक चीज परफेक्ट कर रहा होता है। और उसको देख के जो अपना कमांडर होता है ना, वो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे से हर कोई प्यार करने वाला है। और उसके बाद तो चिल्ला के कहता है ट्रेनिंग नंबर 100। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ट्रेनिंग नंबर 100 गैंग जिनू सर। और जो कमांडर होता है वो कहता है गुड जॉब, तुम बाहर आओ और एक रेस्ट ले लो। और इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना, वो चुपचाप जाके साइड में आराम से खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कि जो बाकी के बंदे होते हैं ना, वो अभी भी भाई अपना परेड कर ही रहे होते हैं, वो रुक ही नहीं रहे होते हैं। और जो कमांडर होता है ना, उसको चिल्ला के कह रहा होता है लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर आगे, ऐसे करके उनको चिल्ला रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है ना, उसको देख के सोच रहा होता है क्या ये सच में इतना ज्यादा डिफिकल्ट था। अब साला अपने एमसी को ये डिफिकल्टी नहीं लगा जब कोई मिलिट्री पे लोगों की फट जाती है। और उसके बाद हमें ना राइफल ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा फायर करता है जो कि उसका मिस हो जाता है और कहता है कि सिट, फिर से मिस हो गया। उसके साइड में जो बंदा होता है ना, वो किसी को देख के कहता है कि हे जरा वहां पे देखो, हकीकत वो क्या है। और हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी होता है जो कि एक और गोली मांग रहा होता है। और अगर ठीक से देखा जाए तो ये कोई ऐसी ओरिजिनल बुलेट्स नहीं होती, हाजमूले की गोली के जैसे छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कि पता नहीं किस काम की आती हैं। और हम तभी एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि कहता है अच्छा तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है इसमें। हाँ, फाइनली मुझे एक काबिल राइवल मिल गया। और हम देखते हैं वो ये सब बड़बड़ा के ना हंसी रहा होता है कि तभी उसके नीचे ना एक बंदा लेटा होता है और वो कहता है हे क्या तुम मेरे गन पे गोस्ट स्टोन को डाल दोगे। और हमें पता चलता है ये जो हंस रहा होता है ना बंदा, वो होता है ट्रेनी नंबर 105। इसका नाम होता है जी योंग हुआ और ये नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का विनर होता है। और हम उसके बाद देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, वो अपनी हर एक टारगेट पे अपनी गोली हिट करता है। और तभी उनका जो कमांडर होता है वो कहता है ट्रेनिंग नंबर 100 20 टारगेट में से 20 को हिट किया है। और उसके पीछे हम वही 105 को देखते हैं जो कि उसकी तरफ हंसते हुए देख रहा होता है और वो कह रहा होता है हाँ इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। और हमें पता चलता है इस बंदे ने 20 टारगेट्स में से बस 12 ही हिट किया है। और ये सोचा कि वो अपने एमसी की बराबरी करेगा जिसने ऑलरेडी 20 के 20 को हिट कर दिया है। और उसके बाद हम अपने फिजिकल ट्रेनिंग को देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो तो भाई नॉर्मली दौड़ रहा होता है और वो जो बंदा होता है ना, वो भाई अपनी जान लगा के दौड़ रहा होता है। और वो कहता है इस बार मैं तुमसे जीत जाऊंगा। और जो अपना एमसी होता है कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये बकवास क्या कर रहा है। और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसको देख के सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए, जिससे मेरा जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो किसी को एबनॉर्मल नहीं लगेगा। भाई अपने एमसी को अभी तक नहीं पता चला कि ये बंदा उसके साथ कम्पीट कर रहा है। ऑब्वियस ये बात है, उस बंदे ने इसको थोड़ी ना बताया, वो तो भाई अपने आप से ही कर रहा है। और उसके बाद है वहाँ पे पुशअप्स मारने की बारी आती है और इसको देख के जो अपना 105 होता है ना, वो एक डेविल से स्माइल देता है और वो सोचा होता है हाँ ये तो मेरे खूबियों में से एक है। इस बार सच में तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है नंबर 100। लेकिन वो देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो तो भाई बिना रुके भाई बिजली की तेजी से भाई पुशअप्स मार रहा होता है। और इसको देख के जो अपना 105 होता है ना, पूरी तरह से सदमे में चला जाता है कि आखिरकार उसने ये क्या देख लिया। और उसके बाद इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे ना 105 हमेशा हार ही रहा होता है। और उसके बाद जो तारों के नीचे रेंगने वाला होता है ना, वहाँ पे अपना 105 रेंग रहा होता है और तभी उसके पास में ही ना अपना एमसी आ जाता है, वो भी पूरी तेजी के साथ रेंगते हुए। और उसको देख के जो अपना 105 होता है ना, वो चिल्लाते हुए कहता है हे मेरे बात में ही मत आओ तुम साले मॉन्स्टर। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें 105 की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही होती है। और हमें पता चलता है कि वो साला पूरा डिप्रेशन में जा चुका होता है, क्योंकि वो भाई इतने सारी जो चीजें होती है ना, उनमें एक भी बार वो जीत नहीं पाया होता है। और 8 तो ऐसी चीजें होती है ना जिसमें उसने बहुत ज्यादा घटिया किया होता है। और जो अपना एमसी है उसको तो भाई बाकी जितने भी बंदे होते हैं ना, वो तो भाई तारीफ भी कर रहे होते हैं, वो लोग पूरा शौक होते हैं कि आखिर इतना ज्यादा तगड़ा बंदा कहाँ से आ गया। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी के रूम में देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बैठा होता है और सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि वो लोग वीकेंड्स में हमें आराम करने का टाइम देते हैं कि नहीं देते, लेकिन मैं आराम करने में अपना टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद ना वो फिर से अपना मेडिटेट करने बैठ जाता है। लेकिन तभी उसको कोई कहता है हे तुम्हें क्या लगता है तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और अपने एमसी ने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली होती है, वो मेडिटेट करते हुए उससे बात करता है, मतलब पूरी तरह से उसको इग्नोर मारता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने ना एक बहुत ही मोटा सा बंदा खड़ा होता है और वो कहता है हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सच में वीकेंड्स में भी इस तरह के गंदे और बैठे रहोगे। हाँ क्या तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे हर कोई अनकंफर्टेबल है। और जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन के अपनी आंखें खोलता है और कहता है हाँ क्या सच में किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस मैं यहाँ पे अकेला हूँ। क्या इसे ये नहीं पता इसके वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ये हर एक मूवमेंट में जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर है उनको परेशान कर रहा है। और जरा तुम उसे देखो गौर से, जब यहाँ पे हर कोई अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हार्म कर लिया है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है।
सुनने के बाद वो जो बंदा होता है ना पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम ये मुझसे पूछ रहे हो। और उसके साइड में जो बंदा होता है ना उसको धक्का मारता है और अपने एमसी का कॉलर पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने बस तुमको ये पूछा कि तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ आखिरकार तुम क्या कर सकते हो अगर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है तो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर मेरे एक्शन से किसी को हार्म हो रहा है तो मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है ना वो कहता है आखिरकार इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं जितना सोचा था ये उससे और भी ज्यादा उल्लू का पट्टा है। और उसको ना उसके कॉलर को पकड़ के उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा होता। और वो सोच रहा होता है आखिरकार ये इतना ज्यादा हैवी कैसे है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और ये सुनने के बाद ना उसकी पूरी तरह से फट जाती है। उसको मतलब अंदर से ना बहुत ज्यादा खौफ फील होता है लेकिन वो फिर भी कहता है क्या तुम चुपचाप नहीं बैठोगे तो क्या करोगे। तभी जो अपना एमसी होता है ना वो धीरे धीरे उठने लगता है और उसको कहता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है। और हम साफ साफ उस मोटे की शक्ल पे ना खौफ देख सकते हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं डर रहा हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना एक हाई रैंक ऑफिसर आता है और वो कहता है हे आखिरकार तुम लोग वहाँ पे कर क्या रहे हो। उसको देखने के बाद जो अपना मोटू होता है ना अपने एमसी को छोड़ देता है और अपनी तोंद को छुपाते हुए कहता है सर हम तो बस खेल रहे थे। और ये सुनने के बाद उनका जो ऑफिसर होता है ना वो कहता है क्या खेल रहे थे। मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि वीकेंड्स तुम्हारे दिन नहीं है। इसमें तुम अपनी जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ध्यान दोगे। लेकिन अगर मैंने दोबारा तुमको इस तरह से खेलते हुए पकड़ा तो तुम अपनी जो वीकेंड्स है उसको फील्ड में बिताओगे। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो जोर से चिल्ला के कहता है यस सर। उसके बाद वो जो ऑफिसर होता है ना वो अपने एमसी को कहता है ट्रेनिंग नंबर 100 मुझे फॉलो करो। और जो अपना एमसी होता है वो भी उसको फॉलो करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो किसी जगह पे जाके बैठते हैं और वो जो ऑफिसर होता है वो अपने एमसी को एक कोला देके कहता है कि ये लो पी लो। और जो अपना एमसी होता है उसको लेते हुए कहता है कि थैंक यू सर लेकिन आपको नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग की लिमिट के बाहर है। और जो अपना ऑफिसर होता है वो अपने एक बैच को दिखाता है और कहता है तुम देख रहे हो ना इसको इसका मतलब क्या है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ एक सर्जेंट सर। ये सुनने के बाद वो जो ऑफिसर होता है ना एक स्माइल देता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा बस एक सर्जेंट नहीं बल्कि एक सर्जेंट क्लिनिक इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उस कोक के कैन को ले लेता है। और तभी जो ऑफिसर होता है ना उससे कहता है तब क्या होता है जब मैं वहाँ पे नहीं पहुंचता क्या तुम सच में एक फाइट लेने की सोच रहे थे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर। और अपना जो ऑफिसर होता है वो कहता है हाँ देखो जरा इस बंदे को तुम्हें शायद बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार उस बंदे को तुमसे प्रॉब्लम क्या थी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नो सर। और जो अपना ऑफिसर होता है वो कहता है हाँ ये इसीलिए है क्योंकि वो बंदा तुमसे परेशान हो चुका है और अपना एमसी कुछ समझ नहीं पाता। और तभी जो अपना ऑफिसर होता है वो कहता है हाँ ऐसी तो मिलिट्री होती है हर कोई यहाँ पे सेंसिटिव होता है और इसीलिए यहाँ पे हर कोई ना ऐसा फील करता है जैसे कि वो सोसाइटी से भी ज्यादा अजीब है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है। और तुम ट्रेनिंग के टाइम पे भी बहुत ज्यादा आगे रहते हो और तुम्हारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिससे दूसरों को ना बुरा महसूस होता है और उनको एक गलत रास्ते पे ढकेल देता है। जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं केयरफुल रहूं ताकि दूसरों की अटेंशन मेरी तरफ ना आए। तो ऑफिसर होता है वो कहता है अगर छोटे शब्दों पे कहे तो हाँ। और उसके बाद वो जो ऑफिसर होता है ना अपने एमसी को जाने के लिए कहता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए जो अपना ऑफिसर होता है ना वो देख रहा होता है और वो कहता है आखिरकार उस न्यू रिक्रूट के साथ हुआ क्या है। उससे बात करने के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा रुकावट फील कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक और जिद्दी बंदा आ चुका है। ये बढ़िया है लेकिन वो सच में सोशल स्किल्स में लैक करता है। आई गेस गॉड ने हमें हर किसी को इक्वली बनाया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हैंड ग्रेनेड के ट्रेनिंग रेंज की तरफ जहाँ पे उनका जो ना ट्यूटर होता है या एक तरह से उनका कमांडर समझ लो जो कि उनको ग्रेनेड का यूज करना सिखा रहा होता है। और वो चिल्ला के कहता है अपने आप को एकजुट करो ट्रेनी और मुझ पे फोकस करो। हाँ भाई जो बंदा होता है ना वो थोड़ा घबरा रहा होता है और कहता है ट्रेनिंग नंबर 99 जो योंग गिल ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। पता चलता है कि ये वही मोटू होता है जो कि अपने एमसी के साथ फाइट ले रहा था। और वो सोचा होता है डैम इट मुझे अभी भी वो चीज परेशान कर रही है। वो साला कमीना गैंग जिन्नू उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसने एक्चुअल में बस मुझे देख के ही डरा दिया। क्या मैं सच में उससे डर गया। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना कहता है अभी नेक्स्ट तुम रेंज के पास मूव करोगे और अपनी जो सेफ्टी पिन है उसको निकालोगे। तुम बस अपने इंस्ट्रक्टर की बात को सुनते रहो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हो जो मोटू होता है ना उसकी बातों को सुन नहीं रहा होता और वो अपने एमसी को तरफ देख रहा होता है। और वो देखता है कि अपना जो एमसी होता है ना वो अपने हाथ में ग्रेनेड लेके ना कुछ घूर रहा होता है। और उसको देखने के बाद जो मोटू होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये साला मेरे बगल में क्या कर रहा है। और तभी जो उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो कहता है क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो। और जो मोटू होता है वो कहता है कि यस सर। जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है ना उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है रिलैक्स हर कोई ये कर सकता है तुम भी ये कर सकते हो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि तुम इसी को कर नहीं सकते। और हम देखते जो मोटू होता है वो कहता है
यस सर। और वो सोचा होता है मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, ये आखिर का कौन सी बड़ी चीज है, मैं तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी वो अपने एमसी की तरफ देखता है जो कि भाई इसी को ही घूर रहा होता है। तो देख के अपना मोटू सोचा होता है आखिर ये साला मुझे क्यों घूर रहा है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो कहता है ट्रेनिंग नंबर 99 अपने ट्रेनिंग के टाइम पे ध्यान लगाओ। जो मोटू होता है वो कहता है यस सर। और वो सोच रहा होता है गैंग जिनो मैं तो तुमसे बाद में मिलूंगा, मुझे तो बस इस चीज को दूर फेंकना है, आखिर इससे गलत क्या ही हो सकता है। और उसके बाद वो अपने ग्रेनेड का ना पिन निकालता है और उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो कहता है बस तुम कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेंको। और ये सुनने के बाद जो अपना मोटू होता है वो तो सोचा होता है इस तरह से मुझे लेक्चर देना बंद करो, ये कितना ज्यादा एनोइंग है, कितना ज्यादा बकवास है। तो तुम इस जगह के बाहर मिलते तो तुम कुछ भी नहीं थे। तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक और इंस्ट्रक्टर होता है जो कि कहता है फेंको। तो ना सुनते ही जो अपना मोटू होता है ना उसको फेंकता है, लेकिन वो ग्रेनेड ना बाहर जाने के बजाय सामने की दीवार से लग के ना उसी के पैरों के नीचे आ जाता है। और इसको जैसे ही मोटू और उसका इंस्ट्रक्टर देखते हैं ना उनके ब्रेन को इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे उनको रियलाइज होता है ना उनके पैरों के नीचे एक जिंदा ग्रेनेड आ गया है, उनकी पूरी तरह से फट जाती है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो चिल्ला के कहता है ओ फक इसकी भैंस की ये क्या हो गया। और जो मोटू होता है वो तो भाई कुछ बोलने की हालत में नहीं होता, उसकी इतनी ज्यादा फट चुकी होती है। और वो सोचा होता है मैंने इसको नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया। और वो इसी तरह अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना उसके कंधे को हिला के कहता है हे जल्दी से सेफ्टी वॉल के पार जाओ। अपना जो मोटू होता है ना उसकी इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। और वो सोच रहा होता है मैं हिल नहीं पा रहा और ये यहाँ पे फटने वाला है, क्या मैं अभी यहाँ पे मरने वाला हूँ। उसके बाद ना वो चिल्लाते हुए ना अपने कान को बंद करके वहीं पे बैठ जाता है डर से। और इसको देख के उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो भी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्रेनेड होती है ना उसको कोई पकड़ता है और हमें पता चलता है कि वो अपना एमसी होता है जो कि उसको पकड़ के ना सीधे बाहर फेंक देता है और लोग बस उसको देखते रह जाते हैं। तो जो ग्रेनेड होता है ना वो बाहर जाके बहुत जम से फटता है और अपने एमसी की इस हरकतों को देख के वहाँ पे जितने भी बाकी के इंस्ट्रक्टर होते हैं ना उनका तो मुंह भाई खुला का खुला ही रह जाता है। अपना जो एमसी होता है ना वो तो भाई बड़े आराम से अपने हाथों को साफ करते हुए वहां से स्वैग के साथ आ रहा होता है जैसे कि उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। और इस चीज को ना वो जो मोटू होता है ना वो भी देख रहा होता है जिसकी की भाई हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसकी भाई अंदर से फट चुकी होती है और वो ना धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तो पूरी तरह से बेहोश होने से पहले ना वो आखिरी बार देखता है कि अपना जो एमसी है ना उसको डांट पड़ रही होती है और एक जो इंस्ट्रक्टर होता है ना अपने एमसी को चिल्ला के कह रहा होता है हे क्या तुम पागल हो चुके हो, किसने कहा तुम्हें वहां पे हीरो बनने के लिए, क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो। हाँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं वहां से आराम से सर्वाइव कर लूंगा। और सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई जूते को साफ कर रहा होता है और हमें पता चलता है वो अपना एमसी होता है जिसको कि कोई बुलाता है। और अपने एमसी जैसे ही वहाँ पे देखते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भाई उसकी पूरी तरह से तारीफें कर रहे होते हैं, उसके पूरे फैन बन चुके होते हैं। और अपने जो एमसी होता है उनको देख के कहते हैं अरे ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और उनमें से एक बंदा कहता है अरे देखो इस बंदे को यार बेचारा कैसे एक्टिंग कर रहा है। और जो अपना एमसी होता है वो तो सोच रहा होता है हाँ ऐसा लग रहा है कि छुपा के रखने का और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक जो बंदा होता है वो कहता है और हाँ थैंक्स कि तुमने योंगिल को बचाया, वो थोड़ा सा ऐसे रूड हो सकता है लेकिन उसने सच में मुझे ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, इसीलिए तुम उसको ज्यादा हिट मत करना। और उसके बाद वो अपने एमसी को एक गांजे की पुड़िया एक लोटे चोकोपाय की पुड़िया देता है और कहता है ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन तुम इसको ले लो। उस बंदे को देख के वहाँ पे बाकी जितने भी बंदे होते हैं ना वो भी ये कहते हैं अरे हम भी सेम ही फील कर रहे हैं तुम ये ले लो। और वो अपना भी जो लोटी चोकोपाय का पुड़िया होता है ना अपने एमसी को दे देते हैं और अपना एमसी बस देखता ही रह जाता है। और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे आ जाते हैं और उसको देख के अपना एमसी कहता है मुझे स्वीट्स कुछ इतना खास पसंद नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अरे यार चलो विजिनो ले लो इसको। वहीं पे हमारा सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी एक और कोई ट्रेनिंग हो रही होती है और उनका जो एग्जामिनर होता है ना वो कहता है जल्दी से अपने जो फिल्टर्स है उसको रिमूव करो। और हमें पता चलता है ये अपना सीबीआर ट्रेनिंग होता है जहाँ पे उनका जो एग्जामिनर होता है ना वो कहता है ट्रेनिस तुम लोग ट्रेनिंग के दौरान एक गाना गाओगे और वो गाना है एक असली मर्द बनना। तो इसी तरह से उनको ऐसे भाषण दे रहा होता है, उनका जोश बढ़ा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी ट्रेनिस होते हैं ना सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, भाई वो खांस रहे होते हैं पागलों की तरह, उनका दम घुट रहा होता है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई पूरा चुपचाप खड़ा हुआ है और वो सोचा होता है क्या ये पॉइजन गैस है, ये मेरे स्किन और मेरे सांसों पे चुभ रहा है। ये मेरा पहली बार है जब मैं एक मॉडर्न केमिकल वेपन को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये तो थोड़ा डिफरेंट है पुराने जोंगवान के जो टैंक लाइन और बैनम सेक्ट यूज करते थे उस पॉइजन से। और अगर ये बस एक ट्रेनिंग मटेरियल है तो मैं सोच सकता हूँ कि जो ओरिजिनल वाला होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और ये सब सोच के अपना एमसी बड़े आराम से खड़ा होता है और तभी उसको देखिए उनका जो ट्यूटर होता है ना वो कहता है ट्रेनी नंबर 100। सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है ट्रेनी नंबर 100 गैंग जिनू सर। तभी जो ट्यूटर होता है ना वो कहता है
तुम तो पूरा ठीक लग रहे हो, लगता है ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इजी है। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है नॉट ए प्रॉब्लम सर। और अपने एमसी को इस तरह से देख के जो बाकी के लोग होते हैं ना वो भी सोच रहे होते हैं, हाँ जरा देखो इस बंदे को, आखिरकार इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। और ये सब वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनका जो ट्यूटर होता है वो कहता है एवरीवन रिमूव योर मार्क्स। और ये सुनने के बाद सबकी और ज्यादा फट जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फिल्टर हटा दिया होता है, उससे उनकी इतनी ज्यादा गंदी हालत है। अब उनको ना मार्क्स हटाने की बात की जा रही है और लोग कह रहे होते हैं सर सर। लेकिन तभी जो उनका ट्यूटर होता है वो कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, रिमूव योर मार्क्स। ये सुनने के बाद हर कोई अपने मार्क्स को हटाते हैं और अपना एमसी भी हटाता है। और अपना एमसी जैसे ही हटाता है ना, हम देखते हैं कि भाई उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन भाई वो दिखाई नहीं रहा होता, उसके आंख नाक हर जगह से भाई पानी ही निकल रहा होता है। लेकिन अपना एमसी भाई ऐसे खड़ा होता है ना जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसको देख के जो 105 होता है ना, जो कि स्टार्टिंग से अपने एमसीसी के साथ कम्पीट कर रहा है, उसकी तो भाई पूरी तरह से सटक जाती है और भाई अपने दांत पीसते रह जाता है कि भाई इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग अपने रूम में जा चुके होते हैं, जहाँ पे जो 105 होता है ना, वो अपने एमसी को डांट के कह रहा होता है हे गैंगजीनो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें सीरियसली बिल्कुल भी नहीं पता कि उस सिचुएशन में नॉट ए प्रॉब्लम कहने का रिजल्ट क्या होता? क्या तुम सीरियसली इतना ज्यादा डेंस बनना बंद करोगे? देखो यार, अगर तुमको समझ में नहीं आया कि आखिरकार 105 अपने एमसी को क्यों डांटा है, तो मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ। इनकी पॉइजन गैस वाली ट्रेनिंग चल रही थी, तब जो अपना ट्यूटर होता है वो अपने एमसी को पूरी तरह से ठीक देखता है और उसको पूछता है तुम तो बहुत ज्यादा ठीक लग रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये टेस्ट कुछ ज्यादा इजी है? और जो अपना एमसी होता है वो तो फ्लो में कह देता है कि हाँ सर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इसीलिए जो ट्यूटर होता है ना, उसने सबसे मार्क्स खुलवाया था और इसीलिए भाई 105 इसके ऊपर इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ है और इसको इतना ज्यादा डांट रहा है। तभी देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन के कहता है मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने किसी से हार्म किया तो। मैंने तो बस सोचा कि ये एक रेयर और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा। और ये सुनने के बाद जो 105 होता है ना, उसकी और ज्यादा सटक जाती है और कहता है कि क्या एक रेयर और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस? घंटा साले, वो तो हम थे जिन्होंने ये सब सफर किया था, तुम्हारा क्या? तुम्हें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, तुम तो वहां पे साला पुतलों की तरह खड़े थे। और इसको इस तरह से गुस्सा करता हुआ देख के ना, वहां पे एक और बंदा आता है जो कहता है हे रिलैक्स यार, मैं जानता हूँ कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था ये सब करने का। लेकिन उसकी बातों को सुन के जो 105 होता है ना, और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि क्या कोई बुरा इरादा नहीं था? तुम में से किसी ने भी इन 3 हफ्तों में इसको किसी से बातचीत करते हुए सुना भी है? ये बंदा लिटरली हम में से किसी की भी परवाह नहीं करता। इन सब बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है एक और प्रॉब्लम मेरे साथ, मैं तो भूल ही चुका हूँ कि आखिरकार ये मेरे साथ कितनी बार हो चुका है। मैं हमेशा अपने चारों तरफ बस फ्रेंडली लोगों के साथ घिरा रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर किसी को मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्या ये सब मुझे जोंगवान में जो सेंसेस मिले थे उसकी वजह से हो रहा है, या मेरे नंबर ऑफ रिकॉग्निशन की वजह से मेरे अंदर का कोई पार्ट टूट चुका है? तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि कहता है हे तुम लोग बंद करो। और हमें पता चलता है वो अपना मोटू होता है और उसको देख के जो अपना 105 होता है वो कहता है हाँ यंगल, क्या तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर आने के लिए एलो कर दिया गया है? और जो अपना मोटू होता है वो कहता है कि हाँ मैंने उनको कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उनको मुझे छोड़ने में थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद हम मोटू को देखते हैं जो कि मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है और वो कहता है सर पे हाथ दे के देखो मुझे पता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जिसको ये सब कहना चाहिए, और मैं तुम सबको समझता हूँ गाइस, लेकिन तुम्हें शायद उसके ऊपर इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल पे था तब मुझे लग रहा था कि ये बस सॉरी ही बोलता है हमेशा और कहता है कि वो उसको फिक्स कर लेगा, और उसके अलावा उसने कभी इस बात से मना भी नहीं किया कि ये उसकी गलती नहीं थी। और ये सुनने के बाद जो अपना 105 होता है वो कहता है कि लेकिन उसके इतना कहते ही जो मोटू होता है ना, उसकी बातों को काट के कहता है वो वैसे एक इंसान है, आखिरकार वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? हर किसी के पास अपनी कोई ना कोई खामियां होती है, लेकिन एक दिन हम सबको देश के लिए आगे जाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद जो अपना मोटू होता है ना, अपना सर अपने एमसी के सामने झुका देता है और कहता है ये तुम थे जिसने मुझे ये सब सिखाया गैंगजिनो, और थैंक्स कि तूने मेरी लाइफ को बचाया। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मीन था, फिर भी तूने मेरी जिंदगी को बचाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। इसकी ये सब बातें सुन के तो अपना एमसी भाई उसको बस घूरे जा रहा है कि साला भैंस की मैंने इसको ये सब कब सिखाया। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें चौथे हफ्ते की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे वो लोग ना नाइट मार्च कर रहे होते हैं और हम मोटू को देखते हैं जिसकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। भाई वो पूरा थक चुका होता है और तभी अपने मोटू को इस हालत में देख के उनका जो ट्यूटर होता है वो कहता है ट्रेनिंग नंबर 99, और जो मोटू होता है वो कहता है ट्रेनिंग नंबर 99 जो यंग गर्ल। यस सर। और तभी उसका जो ट्यूटर होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम पूरी तरह से फ्री हो कभी भी गिव अप करने के लिए, इसलिए अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। जो अपना मोटू होता है वो कहता है आई कैन डू इट सर, मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं। इस ग्रुप के ट्रेनिंग ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है और आखिरकार वो लोग बाकी सब काम को भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली हमारे ऊपर कैसे डाल सकते हैं। आखिरकार वो लोग के ट्रेनिंग्स के साथ एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो लोग 20 किलोमीटर वो भी फुल लोड के साथ मार्च करे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे की जो बैग होते हैं ना उसको हल्की महसूस होती है और ये देख के वो सोच रहा होता है
शायद ये इसीलिए हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मेरा जो बैग है वो बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोटू होता है ना, उसके बैग को एक्चुअली में अपने एमसी ने थोड़ा पकड़ लिया होता है, इसलिए उसको अपना जो बैग है वो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका जो ट्यूटर होता है ना, वो कहता है 10 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे। और हम देखते हैं वो लोग एक ब्रेक लेते हैं और अपना ट्यूटर वही भोग ही रहा होता है कि जो अपना मोटू होता है वो अपनी पानी की बोतल को निकालता है और वो देखता है कि भाई उसके बोतल में पानी ही नहीं बचा और कहता है फक, मेरा तो पानी ही नहीं बचा। तभी अपने मोटू को ना कोई पानी ऑफर करता है और हमें पता चलता है वो अपना एमसी होता है जो कि अपना पानी उसको दे रहा होता है। और उसको लेते हुए जो मोटू होता है उसको थैंक्स कहता है और उससे पूछता है तो तुम्हारे बारे में क्या। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। मोटू होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें प्यास भी नहीं लगती। और जो अपना एमसी होता है उससे कहता है अभी तक तो नहीं लगी। और ये सुनने के बाद जो अपना मोटू होता है वो कहता है क्या तुम सच में एक इंसान भी हो। उसके बाद जो मोटू होता है ना, पानी पीने के बाद एक गहरी सांस लेता है, कहता है कि हाँ फक, ये प्लेस कितनी ज्यादा घटिया है, मैं तो गिव अप करना चाहता हूँ। और अपने एमसी उसकी बातों को सुन के मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो कहता है कि हाँ, जब कोई बंदा तुमसे ऐसा कहना तो तुमको ये कहना चाहिए कि तुम कर सकते हो या मिल के करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर तुम कर नहीं सकते तो गिव अप करना भी तो एक जवाब हो सकता है ना। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका जो ट्यूटर होता है वो कहता है टाइम्स अप, जल्दी से उठो, हमें फिर से मार्च चालू करनी है। और सुनने के बाद जो मोटू होता है ना, अपनी टोपी को पहनता है और रेडी होते हुए कहता है हाँ डैम इट, ये स्टूपिड मार्च। और अपने मोटू को ऐसे उठता हुआ देख के जो अपना एमसी होता है कहता है मैंने तो सोचा था कि तुम गिव अप कर दोगे। सुनने के बाद जो मोटू होता है ना, एक स्माइल के साथ कहता है मैं स्टिल हमारे स्क्वाड का बिग ब्रो हूँ और अगर मुझे उस चीज पे खड़ा उतरना है तो मैं इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं कर सकता ना। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, वो भी एक स्माइल देता है और कहता है वेल आई गेस तुम्हारा फेस तो कम से कम एक बिग ब्रो के मटेरियल जैसा है, राइट। और उसके बाद वो वहां से चलने लगता है और वो देखता है कि जो मोटू है वो तो भाई आगे ही नहीं बढ़ा अभी तक। और वो अपने मोटू को कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या नहीं चलना। की बातों को सुन के जब अपना मोटू होता है जो कि भाई बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो चलने की हालत में नहीं होता, वो भी कहता है क्या जस्ट अभी इसने एक जोक मारा। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और उनका जो मार्च होता है ना वो खत्म हो चुका होता है। और जो मोटू होता है वो भाई खुशी से चिल्ला के कहता है यस आई डिड इट, मैंने कर लिया, मैंने ये खत्म आखिरकार कर ही लिया। और उसको ऐसे चिल्लाते हुए देखे उनका जो ट्यूटर होता है उसको कहता है अपनी आवाज को थोड़ा नीचे करो ट्रेनी। और जो मोटू होता है वो कहता है ट्रेनी नंबर 99 जो यंग गर्ल, आई एम सॉरी सर। उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है हे गैंग जिनू, क्या ये अमेजिंग नहीं था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसको खुद से कभी कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसको करने में कामयाब रहा, वो भी बस इसलिए क्योंकि मेरे जस्ट पीछे कोई था। आई गेस ये बात सच है कि ह्यूमंस अकेले रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। डैम इट, मैं अपने ग्रैंडमा और मेरे भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और उसकी इस बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, वो भी सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है इसकी बातों ने मुझे वो चीज याद दिला दिया उन दिनों से भी पहले के दिन पे, उस टाइम जब मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया था और मैं अकेले रह गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले रहते थक चुका हूँ, जबकि मैंने ये सोचा था कि मैं अकेले रह सकता हूँ। भी इस फैक्ट के बावजूद कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकते। उसके बाद वो अपने लाइफ के हर एक पर्सन को याद करता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, पार्क, उसके बाद उसका दोस्त कैप्टन वांग, चाउमीन और आखिर में सियून। और उसके साथ साथ वो ब्लू डीमन को भी याद करता है और वो कहता है हाँ, ह्यूमंस अकेले रहने के लिए बने ही नहीं है। उसके बाद वो प्रेजेंट में आता है और वो मोटू को थैंक यू कहता है। और जो मोटू होता है कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको एक स्माइल देके कहता है आज मैं तुम्हारी वजह से एक लेसन सीख पाया, इसीलिए थैंक यू। उसके बाद हमारा जो सीन है अगले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अपने एमसी को ना कमांडर ऑफिस में बुलाया जाता है। और अपना एमसी जैसे ही अंदर जाता है ना, और जिसको देखता है उसको देख के वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेयरमैन वांग। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना बूढ़ा बैठा होता है, मतलब अपना वही चेयरमैन वांग बैठा होता है। और वो अपने एमसी को देख के कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, 1 महीने हो चुके हैं, अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मेरी लाइफ को बचाने के बारे में भूल चुके हो। और उसके बाद को सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसको याद आता है कि उसने चेयरमैन वांग से कहा था कि मैं तुमको हर 1 महीने ना थोड़ा थोड़ा करके ट्रीट करूंगा। और साला वो भूल गया था यहाँ पे आने के चक्कर पे। और हम उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि अपने चेयरमैन वांग अपने वस्त्र खोल के बैठा, आई मीन अपने कपड़े, और अपने एमसी उसको पीछे से ना मतलब मस्त मसाज दे रहा है मसाज मतलब उसको ठीक कर रहा होता है। और जो चेयरमैन वांग होता है ना, अपने एमसी को कहता है मैं पूरा शौक हूँ कि तुम एक्चुअली में इसे भूल गए थे, क्या मैं एक इंसान की तरह तुम्हारे लिए बस इतना ही काबिल हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो भी उसको माफी मांगता है। उसके बाद वो बुढ़ाऊ से पूछता है बाय द वे आपको क्या यहाँ पे आना अलाउ भी है। और जो अपना बुढ़ाऊ होता है वो कहता है मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे डोनेशन देने आया हूँ, जबकि मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडसन से मिलने आया था। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये रिश्वतखोरी नहीं हुई। और उसकी बातों को सुन के जो अपना बुढ़ाऊ होता है वो हंसते हुए कहता है देखो बेटे, अगर मेरा पैसा जनरल के पास जाता है तो ये रिश्वतखोरी होती है,
लेकिन अगर ये तुम्हारे ग्रुप के पास जाता है तो ये हो गया डोनेशन। देखो मेरे पैसा कहाँ पे जा रहा है ना, मैं उसके ऊपर अच्छे से नजर रखता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी बंदे हो। ना कि तुमने बस मिलिट्री ज्वाइन किया, बल्कि मैंने तुमको एक बेटर लाइफ देने का भी ऑफर किया, लेकिन तुमने उसको भी रिजेक्ट कर लिया। आखिर का तुम मिलिट्री से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? की बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं कभी ऑब्सेस्ड था ही नहीं। मैंने सोचा कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये चीज जरूरी है, इसलिए मैं बस इसको रास्ते से जल्दी हटाना चाहता हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर जो अपना बुढ़ाऊ होता है वो जहर पीते हुए, मेरा मतलब चाय पीते हुए, अपने एमसी से कहता है अच्छा तो तुम मिलिट्री से ऑब्सेस्ड नहीं हो बल्कि नॉर्मल लाइफ से हो। अगर तुम्हारी बात ऐसी ही है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और हाँ, अपने बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए कांग्रेस। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो भी बुढ़ा को थैंक यू कहता है। और उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो अगले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अपने एमसी का जो ग्रुप होता है ना, जो लोग यहाँ पे अपने बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आए होते हैं, वो लोग वापस अपने कैंप पे जा रहे होते हैं। और इसीलिए वो यहाँ के जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना उनसे अलविदा ले रहे होते हैं। और तभी बातों बातों में एक सोल्जर ना अपने एमसी को उसका नंबर मांगता है। और जो अपना एमसी होता है ना, जैसे वो देखता है कि एक बंदा उससे नंबर मांग रहा है, वो भी एक स्माइल देता है और कहता है कि ठीक है, और उसको नंबर देके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस कैंप के जितने भी सोल्जर होते हैं ना, वो अपने एमसी और उनके जो ग्रुप होता है ना उनको बाय बाय कर रहे होते हैं। तभी अपने एमसी के ग्रुप पे देखते हैं जहाँ पे जो मोटू होता है ना, उसको भाई वहाँ से जाने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो तो भाई अपने खून के आंसू रो रहा होता है और उनको चिल्ला के कहता है जब तुम यहाँ से बाहर आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमको सच में अच्छा ट्रीट करूंगा। और हाँ, तुम सेफ रहना। भाई सच बता रहा हूँ, ऐसे वो रो रहा है जैसे कि उसकी विदाई हो रही है। तो उसके बाद वो अपने एमसी के बगल में बैठ जाता है और कहता है डैम इट, ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था गैंगजिनो। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस मुझे फॉलो करो और तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम मेरे ही सेम यूनिट पे हो। और उसकी सजीवों गरीब बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है सेम बटालियन में होने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों को एक ही साथ रहना है। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो कहता है हाँ क्या सच में? तो बात हमारा सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक रेस्टोरेंट को, जहाँ पे अपने पार्क और सियून बैठे होते हैं। और जो पार्क होता है वो सियून से पूछता है तो क्या कर रही हो बेबी, मेरा मतलब तो क्या हाल चाल है सियून? और जो सियून होते हैं वो कहती है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैं अभी थोड़ी पढ़ाई करूँ। पार्क होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बढ़िया कर रही हो। और जो सियून होती है उसकी बात सुन के कहती है कि क्यों, आखिरकार तुम क्या चाहते थे कि मैं गैंगजिनो की वजह से अच्छा ना करूं? हाँ। और ये सुनने का जो पार्क होता है बड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस चिंता कर रहा था। और जो सियून होती है अपने पार्क को इस तरह से चौंकते हुए देख के वो कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद वो अपने पार्क से पूछती है तो आखिरकार वो वहाँ पे एंटर कैसे कर रहा था। और जो पार्क होता है वो कहता है वो हमेशा की तरह शांत था। और ये सुनने के बाद जो सियून होता है वो कहती है सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है। अगर मैं तुमको सच बात बताऊं तो अब तक उसके इतने ज़्यादा डांस होने की वजह से मैं उसको नफरत कर रही थी, और इवन मैं अकेली बहुत ज़्यादा रोई भी। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा और इसने मुझे एक चीज़ को सोचने में मजबूर कर दिया। आसमान में देख के हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता है, और मैं जब भी उसको देखती हूँ जिन्हों हमेशा वही करता रहता है। मैं जब भी इसको याद करती हूँ तब मुझे फाइनली समझ आता है मे भी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी और चीज़ के बारे में कुछ सोच सके, या मे भी हम बस एक गलत मोमेंट पे मिल गए। तो उसकी बातों को सुन के जो पार्क होता है वो कहता है अच्छा तो प्यार तभी होता है जब सही टाइम आता है। की बातों को सुन के जो अपनी सियून होती है वो कहते हैं कि एग्जैक्टली ये बस एक टाइमिंग का खेल है। और वैसे भी वो कहते हैं कि जो पहला प्यार होता है वो हमेशा फेल ही होता है। और वो मोमेंट जब से मैंने ऐसा सोचना चालू किया तब चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। अब लगता है कि मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। ये बातों को सुन के जो अपना पार्क होता है ना वो भी एक स्माइल देता है और कहता है हाँ तुम हमेशा खुश रहो और जिनू को ये रिग्रेट करवाओ कि उसने तुम्हें मिस कर दिया। और अपने पार्क की बातों को सुन के जो अपनी सियून होती है वो भी कहती है बिल्कुल मैं उसको रिग्रेट करवाऊंगी। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक घर की तरफ देखते हैं जो एक्चुअली अपने एमसी का वही कैंप होता है जहाँ पे वो दोबारा वापस आ चुके होते हैं। और वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि हमारे पास और 2 बिग बॉस आ चुके हैं, तुम लोग तो काफी बॉडी बिल्डर लग रहे हो। मैं हूँ यहाँ का कैप्टन जी नाम और मैं इस जगह का बैटरी कमांडर हूँ। और हाँ तुम लोग मेक श्योर करना कि तुम अपना जो जवाब है उसको जोर से और क्लियर दो, जबकि तुम अभी तक स्टील नहीं हो। और इसी तरह से तुम अपने पलटन पे पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। और हाँ तुम ये भी मेक श्योर करना कि तुम अपने आप को सोल्जर की तरह अपने यूनिट पे अडॉप्ट कर सको। हम देखते हैं कि उसके सामने ना अपने एमसी और मोटू दोनों होते हैं और वो दोनों जोर से चिल्ला के कहते हैं यस सर। तो ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे ना 2 बंदे आते हैं और उनको देख के जो कमांडर होता है वो कहता है कि तुम लोग अंदर आ सकते हो। और हमें पता चलता है ये लोग ना 2 लीडर होते हैं जो कि अपने एमसी और मोटू को ना एक एक करके लेने वाले होते हैं। और जो यहाँ पे कमांडर होता है वो कहता है हाँ तुम इन दोनों में से एक एक को चूज करके ले सकते हो। और जो अपने एमसी और मोटू होते हैं ना वो दोनों भी सोच रहे होते हैं अच्छा तो हम यहाँ पे अलग होने वाले हैं। के बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों को ना एक एक बंदे चूज करके ले जाते हैं। और जो मोटू होता है ना वो जाते हुए अपने एमसी की तरफ पलट के देख के सोच रहा होता है
हम दोबारा जरूर मिलेंगे जिन्हू। और अपना एमसी भी अपने कमांडर के साथ जा रहा होता है, मतलब अपने लीडर के साथ, सॉरी। और जो लीडर होता है ना वो अपने एमसी को पूछता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है, और जो अपना एमसी होता है वो उसको अपना नाम बताता है। तभी जो अपना लीडर होता है ना वो अपने एमसी के सर पे अपना हाथ देते हुए कहता है देखो मेरा नाम है चोंग युंगू, मैं इसको चोमू कहूंगा तो तुम समझ जाना। ये चोमू होता है ना वो अपने एमसी से कहता है अब से तुम भी चार्ली बैटरी के थर्ड स्क्वाड के एक एनएफसी बन गए हो, और ऐसा लग रहा है कि मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा तब तक तुम एक न्यू बंदे बन के रहोगे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और अपना जो चोमू होता है ना वो अपने एमसी को लेके ना अपने रूम पे आता है और दरवाजा खोल के चिल्ला के कहता है न्यू भी आ गया। और ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो भाई ऐसा लग रहा होता है ना भाई सालों से वहाँ पे भूखे ज़ॉम्बी की तरह पड़े हुए हैं, और वो देख के कहते हैं फाइनली एक नया बंदा, फाइनली वो आ ही गया। और वह सीधे अपने एमसी के ऊपर ना सवालों की बारिश कर लेते हैं। कोई कहता है क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं सर। तभी एक और बंदा पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टर है, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मेरे पास एक छोटी बहन है। ये सुनते ही वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह सच में क्या वो हॉट है भाई। सुना उसने क्या पूछा कि उसकी बहन हॉट है कि नहीं, और अपना एमसी लिटरली कुछ कह नहीं रहा। मतलब अगर यहाँ का कोई बंदा होता ना लिटरली भाई उसके पीछे ना अपना पिस्तौल डाल देता। और हम देखते कि तभी वहाँ का जो लीडर होता है ना वो कहता है गाइस गाइस थोड़ा दूर रहो यार, रिलैक्स हो जाओ, नया बंदा है अभी से थोड़ी ना उसकी फाड़नी है। तभी जो अपना चोमू होता है ना वो एक बंदे को बुलाता है, एक चश्मिश को, और इस चश्मिश का नाम होता है सुंग तीहू, जिसको मैं चश्मिश ही बोलूंगा, और ये प्राइवेट फर्स्ट क्लास का होता है। और जो अपना चोमू होता है वो अपने तीहू को कहता है कांग्रेचुलेसन कि तुम अभी ना नए बंदे नहीं रहे हो, और तुम हाँ इस गैंगजिनो को लेके जाओ उसके कमरे में और साफ सफाई और कपड़े चेंज करने में उसकी मदद करो। उसकी बातों को सुन के हम देखते हैं कि जो चश्मिश है ना उसके साइड में एक बंदा होता है, उसका पता नहीं कोई चुल मस्ती है, और वो अपने चश्मिश के कंधे में हाथ रखता है और कहता है स्क्वाड लीडर आखिरकार इसके लिए पॉसिबल कैसे किसी को सिखाना जबकि इसको खुद कुछ करना तो आता नहीं है। मेरा मतलब जो तीयू है वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है, लेकिन वो सच बताऊं तो किसी चीज में अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं जो अपना तीहू होता है ना वो थोड़ा सा मतलब घबरा रहा होता है, कहता है कि सर। अभी जो अपना चोमू होता है ना उसकी बातों को सुन के कहता है तो ह्यूक क्या तुम उसके बदले जाके ये सब करोगे, और जो अपना मतलब वो बंदा होता है उसका नाम होता है ह्यूक, वो कहता है चलिए भी सर मैं बहुत ही जल्दी कॉर्पोरल बनने वाला हूँ, और ये बेबी सिटिंग करना मुझे शोभा नहीं देता। और ये सुनने के बाद जो अपना चोमू होता है वो कहता है तो फिर चुपचाप रहो। तभी जो अपना ह्यूक होता है ना वो चश्मिश का गला दबाते हुए अपने एमसी से कहता है वेलकम टू द स्क्वाड न्यू बॉय। उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है प्राइवेट फर्स्ट क्लास चून ह्यूक सू, जो कि न्यू बंदा बनने के 2 हफ्ते के बाद ही स्क्वाड के तीसरे प्लेस पे आ गया। ये चून ह्यूक सू जो कि पहले एक एथलीट था और ये ऑलरेडी एक हायरार्की सिस्टम पे रह चुका है, और इसकी बस एक ही हॉबी है, उसके लिए उसके नीचे वाले लोग बस खेलने वाले खिलौने हैं। मतलब ये छोटा मोटा सा बुली है जो आगे जाके अपने एमसी से पंगा लेने वाला है। अपना जो एमसी है ना वो खुल के इसके मजे लेने वाला है। अब देखो यार इसके लिए हमदर्दी तो दिखानी चाहिए, लेकिन क्यों ही दिखाया यार। अब ये कुत्तों वाली हरकतें करेगा तो कुत्तों जैसी इसके ली जाएगी। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना एक जगह पे बैठा होता है, और तभी उसके पास वो बुलिया होता है और कहता है हे नए बच्चे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है प्राइवेट गैंग जिन्हू सर। और जो अपना बुली होता है वो कहता है मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ड्यूटी के टाइम पे जो जो चीजें चाहिए उसको आज ही तुम्हें याद रखना है। जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर मैंने सब कुछ याद कर लिया। और जो बुली होता है वो कहता है ओ सच में तुमने हर एक चीज याद रख ली। तो उसके बाद वो ना चश्मिश की तरफ देखता है और वो कहता है हे चश्मिश तुम ही इसकी इंचार्ज हो ना जो कि इसको सिखाने वाला है, करेक्ट। और जो अपना चश्मिश होता है वो घबराते हुए कहता है यस सर। और तभी जो बुली होता है वो कहता है हर एक टाइम जब गैंग जिन्हो कुछ भी गलतियां करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही लोगे क्योंकि तुम उसके टीचर हो, समझ गए ना। हम देखते हैं कि वो जो बुली होता है ना इनको ये सब काम देखे ना वो सोच रहा होता है इसको याद रखने के लिए दूसरे मेंबर्स को कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगता है ऑफकोर्स, और इसको एक दिन में बिल्कुल भी याद नहीं रख सकता। मैं तो उसको ऑलरेडी हकलाते हुए गलत आंसर देते हुए देख सकता हूँ। और उसके बाद ना वो अपने एमसी को एक सवाल पूछता है और वो सोच रहा होता है चलो फिर फन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसका जवाब दे देता है। और ये सुनने के बाद वो और चश्मिश दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और उसके बाद जो बुली होता है वो एक एक सवाल अपने एमसी से पूछते जाता है और अपना जो एमसी होता है ना उसको हर एक का जवाब देते जाता है। अगर मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस बेचारे बुली का नाम मोए मोए हो जाता है, इसीलिए तुम एक बार कमेंट में ना #मोए मोए जरूर लिख देना। उसके बाद देखते हैं जो अपना बुली होता है ना वो इरिटेट होकर कहता है तो तुम्हारे पास एक अच्छा ब्रेन है हाँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है थैंक यू सर। और लेकिन जो अपना बुली होता है ना वो कहता है लेकिन पता है क्या
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नए हो या पुराने, एक सोल्जर होने का मतलब ये होता है कि तुम हर जगह को साफ सुथरा रखो। इसलिए चलो एक बार तुम्हारे कैबिनेट को देख लेते हैं। और उसके बाद ना वो अपने एमसी के कैबिनेट की तरफ जाता है और उसको जैसे ही खोलते हैं ना भाई उसकी आंखें चौंधिया जाती है, इतना चमक रहा होता है उसका कैबिनेट। और उसको देख के जो अपना बुली होता है ना वो पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि इसकी भैंस की, आखिरकार एक न्यू बंदे का कैबिनेट इतना ज्यादा साफ और ऑर्गेनाइज कैसा है। और उसके बाद वो ना अपने एमसी का जो यूनिफॉर्म होता है ना उसको बाहर निकालता है, जो कि भाई पूरी तरह से चमक रहा होता है, पूरा साफ होता है। और उसको देख के वो अपने एमसी से कहता है आखिरकार ये क्या है, आखिरकार तुमने अपने यूनिफॉर्म को इतनी ज्यादा क्लियरली तरीके से फोल्ड कैसे किया, जबकि तुम्हारे पास तो आयरन भी नहीं है। तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने बस इसको जोर से प्रेस कर दिया सर। और जो अपना बुली होता है वो कहता है क्या सच में। और अपने एमसी की इस तरह की हरकतों को देख के जो अपना बुली होता है ना वो भी सोच में पड़ जाता है आखिर इस बंदे के साथ है क्या। ना कि इसने बस अपने यूनिफॉर्म को इस तरह से फोल्ड किया, बल्कि इसने अपने ब्लैंकेट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फोल्ड किया है। क्या सच में ये उसका फर्स्ट टाइम है मिलिट्री पे। हाँ, लगता है कि मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी न्यू। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और इसको देख के जो चश्मिश होता है ना वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि जो बुली होता है ना वो नीचे गिर चुका होता है और वो कहता है आखिर ये फ्लोर इतना ज्यादा साफ और चमकदार क्यों है। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने इसको क्लीन कर दिया क्योंकि सर आपने मुझे ये पहले कहा था। और जो अपना बुली होता है वो कहता है मैंने तुमको बस एक गीला कपड़ा दिया था, तो आखिरकार तुमने इसको एक मिरर पॉलिश की तरह कैसे चमका दिया। हम देखते हैं कि जो अपना बुली होता है ना वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुका होता है और गुस्से से अपने एमसी को घूर रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने बस इसको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड क्लीन कर लिया सर। और जो बुली होता है वो कहता है ओह रियली। और वो अपने मन में गुस्से से कह रहा होता है गैंग जिनहू। और उसके बाद हमारा जो सीन है वो कट होता है और हम देखते हैं कोई बंदा होता है जो कि दौड़ रहा होता है और बहुत जोर से हाँप रहा होता है। और हमें पता चलता है ये अपना बुली होता है जो कि भाई बहुत देर से दौड़ रहा है और उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। और वो सोच रहा होता है आखिरकार ये चीजें ऐसे कैसे हो गई। और तभी वो याद करता है कि कैसे उसने अपने एमसी को कहा था हे न्यू बंदे तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुमको एक्सरसाइज करने में मदद करूंगा। और जो अपना एमसी होता है वो भी उसको थैंक्स कहता है। और तभी जो बुली होता है उसको कहता है देखो चीज़ों में थोड़ा मसाला डालते हैं और ना 50 लैप्स तक दौड़ने का ना कंपटीशन करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर। और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं उसको यहाँ पे इसलिए लेके आया था ताकि मैं उसको एक लेसन सिखा सकूँ। और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं कम से कम 20 लैप्स तो दौड़ ही चुका हूँ, लेकिन कैसे कैसे वो बंदा मुझसे आगे निकल रहा है जबकि मैं हमेशा ट्रैक और फील्ड में दौड़ता हुआ आया हूँ। 20 लैप्स का मतलब होता है 6 किलोमीटर। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अपना एमसी उसके साइड से आता है और कहते हैं आपके लेफ्ट में सर। और उसको देख के जो अपना बुली होता है ना वो पूरा शॉक हो जाता है और भाई मुंह खोल के उसको बस देखता ही रहता है। और जो अपना एमसी होता है वो तो भाई स्माइल देता हुआ वहां से भाग रहा होता है और सोच रहा होता है इस तरह का वर्कआउट करना बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और कुछ टाइम के बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों ने दौड़ खत्म कर ली होती है। और अपना जो बुली होता है ना भाई वो पूरी तरह से थक चुका होता है, उसके अंदर एक रत्ती भर की एनर्जी नहीं होती, भाई अधमरा हो चुका होता है वो और पल पल की सांसें गिन रहा होता है कि कब मरेगा। और जो अपना चोमू होता है ना उसने उसको अपनी गोदी में पकड़ रखा होता है। और जो अपना एमसी होता है वो पूछता है सर क्या आप ठीक हो। और जो अपना चोमू होता है ना वो भी पूरा घबरा चुका होता है और वो कहता है योंगसू आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो गया। और जो अपना बुली होता है ना वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं सर, मैं बस न्यू बंदे के साथ कुछ लैप्स रन किया। तो उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है न्यू बंदे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने प्राइम कंडीशन में आज नहीं था और वैसे भी मुझे आज फील हो रहा था कि मुझे सर्दी थी। बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कोई बात नहीं सर, आपका क्या ख्याल है कि हम इसको 1-on-1 कॉन्टेस्ट कर देते हैं और अगली बार फिर से ये करते हैं। और जो अपना बुली होता है वो कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ अभी। और तभी जो अपना चोमू होता है ना वो अपने एमसी से पूछता है आखिरकार तुमने एक एथलीट को इतना ज्यादा पुश कैसे कर लिया, क्या तुम कोई मैराथन के रनर हो या ऐसा ही कुछ। लेकिन उसकी बातों को सुन के जो अपना बुली होता है वो कहता है वो बस एक कॉलेज का लड़का है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो अपना चोमू होता है ना वो भी सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है मुझे इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो चश्मिश के पास जाता है और जो चश्मिश है उसको पता था कि जिन्नू कल तुम्हारा पहला ट्रेनिंग है, इसलिए तुम्हें पहले से और भी ज्यादा शार्पर रहना पड़ेगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर। के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे जहाँ पे वो लोग ना अपने ट्रेनिंग एरिया पे रहते हैं और उनका जो अपना लीडर होता है मतलब अपना चोमू वो कहता है यह है 155 mm का टावर्ड होइज़र। पता नहीं मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम इसको ना लंबी नाली वाला टैंक ही बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो कह रहा होता है देखो यह है 155 mm लंबी नाली वाला तोप और ये अगले 2 साल तक तुम्हारा फ्रेंड होके रहने वाला है। इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो भी सोच रहा होता है वाह ये कितना ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद वो अपने चोमू से पूछता है स्क्वाड लीडर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ।
और जो अपना चोमू होता है वो कहता है कि हाँ पूछ सकते हो। और वो पूछता है आखिरकार इसकी रेंज कितनी है, और जो अपना चोमू होता है वो कहता है अराउंड 15 किलोमीटर नॉर्मल राउंड्स पे और 30 किलोमीटर विथ रैप्स। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो पूछता है और इसके कैजुअलिटी राउंड्स कितने हैं, और जो अपना चोमू होता है वो कहता है मैंने सुना है कि अराउंड 25 मीटर, लेकिन आखिरकार तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो। लेकिन अपना जो एमसी होता है ना उसको कोई जवाब ही नहीं देता, और वो सोच रहा होता है हाँ बिल्कुल भी शक नहीं है कि आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट डिसअपियर क्यों हो गए। क्या वो 15 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी तोप को सह सकते हैं जो कि 25 मीटर रेडियस तक हर चीज को बर्बाद कर देती है। और अगर इसके एरिया को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि तुम आखिरकार फर्स्ट क्लास पे हो या पीक लेवल पे। इसीलिए मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट मॉडर्न वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं है। और अपने एमसी को इस तरह से सोचता हुआ देख के जो अपना चोमू होता है ना वो एक स्माइल करते हुए सोच रहा होता है जरा देखो इस नए लड़के को, वो इससे डरा हुआ लग रहा है। तो उसके बाद वो सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चलो और हम स्टार्टिंग ना जैक स्क्रू से करेंगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यस सर, और वो सोच रहा होता है जैक स्क्रू। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अपने एमसी के हाथ में ना एक लोहे का रॉड होता है, और वो कहता है अच्छा तो ये जैक का हैंडल है। ये सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जो अपना चोमू होता है ना वो सबको सिखा रहा होता है कि आखिरकार इसको कैसे करना है। हम देखते हैं कि वो जो अपना टैंक होता है ना लंबी नाली वाला, उसके नीचे एक जैक होता है जो कारवान नहीं उठाते क्या वही, और वो समझा रहा होता है कि इस रॉड को ऐसे डालना है, ऐसे करोगे तो ये उठेगा। और उसको देखिए जो बाकी लोग होते हैं ना वो कहते हैं यस सर। और तभी जो अपना चोमू होता है वो कहता है जो कार है ना उसका वेट अलग होता है और उसका जो जैक है उसमें तुमको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन ये जो है ये ऑलमोस्ट 7 टन का है, इसलिए इसमें तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम केयरफुल रहना। और उसके बाद ना वो अपने एमसी को बुलाता है और कहता है कि जीनू तुम आके इसको एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखते। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो वहाँ पे आता है, और उसको देख के जो अपना चोमू होता है वो सोच रहा होता है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ओवर परफॉर्म कर रहे हो और इस तरह से तुम अपनी जो सुपीरियर है उनके कॉन्फिडेंस को गिरा दोगे, इसलिए मुझे यहाँ के हायरची होने के नाते ये करना पड़ेगा। आई होप कि तुम इसको समझ पाओगे। नॉर्मली ये जो जैक है उसको 2 लोगों के ग्रुप के साथ ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको नए लोगों के लिए तोप खाने में जाने के लिए एक रस्म की तरह भी यूज किया जाता है ताकि वो खुद से इसको उठा सके। इसलिए होप कर सकते हैं कि ये नए बंदे को जरूर ब्रेक कर लेगा। एक जैक को अकेले ऑपरेट करना एक बफ सोल्जर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ऑलराइट चलो अभी उसको इस तरह से मेहनत करता हुआ देखते हैं। और ये सब सोच के वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी वो जो देखता है ना उससे वो पूरा सदमे में चला जाता है। भाई उसकी जान उसके बॉडी से निकल जाती है। जो अपने एमसी का पैर होता है ना वो भाई बहुत ही तेजी से इधर उधर हो रहा होता है, और हम देखते हैं जो अपना एमसी है ना भाई वो पूरी तेजी के साथ उस काम को भाई ऐसे कर रहा होता है जैसे भाई उसके लिए कुछ भी नहीं है। और इसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देख के भाई ये लोग पूरे सदमे में होते हैं। तभी वहां पे एक और बंदा होता है जो कि भाई अपने चोमू को चिल्ला के कहता है थर्ड स्क्वाड के लीडर सर आपका जो साफ्ट है वो बाहर होने को हो चुका है। और ये देखते ही जो अपना लीडर होता है ना वो चिल्ला के कहता है गैंगजिनू रुक जाओ गैंगजिनू। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो रुक जाता है, और हम देखते हैं भाई अपने एमसी ने भाई वो जो टैंक होता है ना उसको भाई हवा में उठा दिया होता है, इतना ज्यादा ऊपर उठाया होता है उसने। और तभी जो चोमू होता है ना वो अपने एमसी से कहता है भाई ये काफी है यार और कितना उठाएगा। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है कि हाँ सर। और जो अपना चोमू होता है वो तो अपने एमसी को देख के सोचा होता है साला ये 60 टन का है, इसकी भैंस की आखिरकार इसने इसको इतनी ज्यादा इसीलिए उठा कैसे लिया, आखिरकार ये बंदा है कौन। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो तो भाई कंफ्यूज होता है। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे ना जो अपना चोमू होता है ना वो बस एक ही कैनन के गोले को उठा रहा होता है, जबकि अपना जो एमसी होता है ना वो 3-3 उठा के भाग रहा होता है। और जो तोप चलाने की बात आती है ना तब भी अपना एमसी भाई बहुत ही तगड़ा करता है, भाई वो ब्लास्ट ही कर रहा होता है। और जब नीचे खुदाई की बात होती है ना भाई अपना एमसी भाई एक ही बार में पूरा जमीन फाड़ देता है। तो उसकी इस हरकतों को देख के जो अपना यूक और अपने चोमू होते हैं ना वो दोनों के दोनों भाई इस तरह से बैठे होते हैं ना जैसे कि भाई उसके अंदर से किसी ने भाई पूरा का पूरा माल चूस लिया हो, चूसे हुए आम जैसे लग रहे होते हैं। और तभी जो चोमू होता है वो युग से पूछता है युग आखिरकार ये महात्मा है कौन। और जो अपना युग होता है वो कहता है मुझे नहीं पता सर, जो दूसरा न्यू बंदा है उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको बेसिक ट्रेनिंग का टर्मिनेटर कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है और उनके सामने ना फर्श को साफ कर रहा होता है। और तभी जो अपना चोमू होता है वो पूछता है क्या इसके बारे में और बात करने लायक कुछ है। तभी जो अपना युग होता है मतलब अपना वो बुली वो कहता है वो स्टैंड बाय से लेके क्लीनिंग तक हर एक चीज में परफेक्ट है। मैं उसके कैबिनेट को देख के ही मुझे ऐसा फील हो गया था कि मुझे ओसीडी है। आप देखो यार ये ओसीडी का मतलब मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो तुमको स्क्रीन में आ रही होगी तो तुम पढ़ लेना ओके, क्योंकि मैं इसको बाद में गूगल करके डाल दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना चोमू होता है ना वो अपने युग से कहता है युगसु देखो मैं अभी बाकी जो अपना टाइम है उसको टीवी देख के बिताने वाला हूँ, इसलिए बाकी जो काम है ना वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और जब अपना युग होता है वो कहता है एक्सक्यूज मी सर
और तभी जो अपना चोमू होता है ना वो टीवी को ऑन करता है और वहाँ पे ना एक शो चल रहा होता है जहाँ पे वो लोग होते हैं जिसको कि क्या कहते हैं यार, वो एंकर बैंकर जो भी है, जो बोल नहीं रहे होते क्या, हाँ यार, जो जो भी है भाड़ में जाए, वो लोग कह रहे होते हैं एक न्यू राइजिंग सिंगर आ रही है जिसका नाम है गैंगसिया। और इसका नाम सुनते ही जो अपना चोमू होता है ना वो कहता है ओ गैंगसिया वो फाइनली स्टेज में आ रही है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना यहाँ पे बुली होता है वो कहता है सर आखिरकार वो कौन है। तो अपना चोमू होता है वो कहता है वो एक न्यू सिंगर है जिसको कि जस्ट अभी डिब्यूट किया गया है, वो एक टॉप टायर है सिंगिंग में डांसिंग में और उसकी बॉडी भी बहुत मस्त है। और उसको देखने के बाद जो अपना बुली होता है वो कहता है डैम वो कितनी ज्यादा हॉट है सर। और वो इसी तरह से उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी जो अपना एमसी होता है ना वो बुली के पास जाके कहता है सर मुझे जगह को क्लीन करना जरा हटेंगे। लेकिन जो अपना बुली होता है वो कहता है तुम साले कमीने, मैं जब तक गैंग से गाना खत्म नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना वहां से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं कि वो दूसरे सिंगर से कुछ अलग है, आखिरकार वो इस तरह के सिंगर्स को पसंद क्यों करते हैं। हाँ जरा हम भी देखें। और वो ना टीवी की तरफ देखता है कि आखिरकार वो सिंगर है कौन और गैस व्हाट उसने क्या देखा होगा। सोचो सोचो यार, मतलब तुम कमेंट में मुझे गैस करके बता सकते हो कि आखिरकार अपने एमसी ने टीवी में किसको गाते हुए देखा होगा। अगर तुमने गैस कर लिया तो मैं बता दूं, तो टीवी में जो होती है ना वो होती है उसकी बहन जो कि वहाँ पे छिनाला नाच रही होती है और बड़े खुश होकर गाना गा रही होती है। और इसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और वो गुस्से से कहता है गैंग यून योंग। सही बता रहा है यार, अपना एमसी देखने पे ऐसा लग रहा है ना जैसे भाई उसके अंदर से उसका खून उबल रहा है, इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं किसी का फोन बजता है और वो फोन होता है अपने चाउमीन का। और वो अपने फोन को उठा के हेलो कहता है और हमें पता चलता है उसको अपने एमसी ने कॉल किया होता है। और उसकी आवाज सुन के जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है ओ जिन्नू बहुत टाइम के बाद, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे खुद से पहले कॉल करोगे, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। और तभी जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है क्या तुमने टीवी देखा। और जो अपना चाउमीन होता है हंसते हुए कहता है ओहो तुमने भी इसको देखा, तुम मुझसे यूनियन के बारे में बात करना चाहते हो राइट। तुम्हें शायद कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार यूनियन गैंगसिया कितनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, वो अब एक इंडस्ट्री पे है राइट। और तुम्हें शायद अपने मिलिट्री पे रह के बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि आखिरकार वो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और उसके इतना कहते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे तुमसे बस एक चीज पूछनी है। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है वो तो भाई गुस्से से पूरा आग बबूला हो रहा होता है और वो अपने चाउमीन से कहता है आखिरकार किसने यूनियन को इस तरह के कपड़े पहना है और इस तरह का डांस करवाया। और ये सुनने के बाद जो अपना चाउमीन होता है ना वो पूरा घबरा जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, शायद ये स्टाइलिस्ट और कोरियोग्राफर है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो। और उसी तरह की बातों को सुन के जो अपना चाउमीन होता है ना भाई उसके अंदर से रोंगटे कांप जाते हैं। और वो कहता है जो स्टाइलिस्ट होता है वो कपड़े डिसाइड करता है और जो कोरियोग्राफर होता है वो कोरियोग्राफी करता है, ऐसा ही तो होता है यूजली जिन्हों। तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है फिर उनको इमीडिएटली फायर करो और कॉन्सेप्ट को चेंज करो। ये सुनने के बाद जो चाउमीन होता है ना पूरा शौक हो जाता है और कहता है क्या उनको फायर कर दूं। और हम देखते हैं भाई वो और भी ज्यादा डरने लगता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार मैं अब क्या करूं, मैं इसको बता भी नहीं सकता कि वो सब मैंने डिसाइड किया था। मतलब अपनी एमसी की बहन जो छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही है उसको एक्चुअली अपने चाउमीन ने डिसाइड किया था। भाई ये तो गया। और उसके बाद जो अपना चाउमीन होता है ना वो कांपते हुए कहता है देखो जिन्हू मुझे नहीं लगता कि यूनियन को ये पसंद आएगा, मतलब ये सब उसके पसंद से ही तो हुआ है। और ये सुनने का जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या कहा तुमने। और जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है हाँ मैंने सही कहा, मैंने सुना है कि कल तुम्हारी फैमिली तुम्हें विजिट करने के लिए जाएगी, इसीलिए ये बेहतर होगा कि तुम आमने सामने बात कर लो। और उसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या वो मिलने आ रहे हैं, ठीक है फिर मैं उनसे खुद से बात कर लूंगा। और तभी जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है गुड नाइट फिर, और वो अपना फोन रख देता है। और हम अपने चाउमीन को देखते हैं जिसकी भाई अंदर से फट चुकी होती है और वो कहता है क्या मैं जस्ट अभी अपनी जॉब को खोने वाला था। और उसके बाद हमारा जो सीन है वो अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं उस मिलिट्री कैंप पे ना फैमिली विजिट हो रही होती है, मतलब सबके फैमिली उनके बच्चों से मिलने आए होते हैं। लेकिन भाई वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना उनका ध्यान अपने फैमिली से ज्यादा एक चीज पे होती है और सबके जुबानों पर एक ही नाम होता है, क्या ये गैंगसिया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अपने एमसी को उसकी फैमिली मिलने आई होती है और उसकी जो बहन होती है ना वो बहुत सी क्यूट सी शक्ल बना के अपने एमसी से कहती है भाई जरा सोचो ना, मेरे टीवी पे सुंदर दिखने से क्या मिलिट्री कैंप पे आपका फायदा नहीं होगा। मतलब एक तरह से ये अपने भाई को मस्का लगा रही होती है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है,
लगता है कि तुम ये भूल चुकी हो कि तुम एक स्टूडेंट हो, और इसीलिए इमीडिएटली अपना जो कॉन्सेप्ट और सॉन्ग है उसको चेंज करो और कुछ ऐसा करो जो कि तुम्हारे स्टूडेंट के स्टेटस को सूट करे। और हम देखते हैं इसमें भाई अपना एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसकी बातों का जवाब भैया उसकी बहन बिल्कुल ही दे रही होती है, वो तो जैसे उसको इग्नोर मार रही होती है। लेकिन उसके बाद वो चिल्ला के कहती है, हाँ चलो भी, तुम आखिर का इतना क्यों बन रहे हो, और मॉम एंड डैड क्या आप लोग देख नहीं रहे, वो मेरे करियर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहना। और उसकी बातों को सुन के जो उसका बाप होता है वो कहता है, एक्चुअली जिनू के बाद में दम तो है। तो ये जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है, शायद सेलिब्रिटी बनना ही एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है एक स्टूडेंट के लिए डिब्यूट करना। लेकिन तभी जो उसकी बहन होती है ना उसकी बातों को काट के कह रहे होते हैं, नहीं भैया ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई प्रीमेच्योर डिसीजन लिया है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसकी बातों को इग्नोर मार के अपने पापा से पूछता है, बाय द वे पापा आखिरकार पार्क आपके साथ क्यों नहीं आया। और उसकी जो बहन होती है ना वो जैसे ही देखती है कि उसका भाई उसको इग्नोर मार के पार्क के बारे में पूछ रहा है, वो अपने भाई से कहती है, हाँ आखिरकार तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो इस फैमिली विजिट पे, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। हाँ, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसकी बहन को कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और तभी जो उनका बाप होता है ना वो कहता है, पार्क क्यों मीन उसके बारे में, एक्चुअली मैं चिंता कर रहा था कि मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उसको कॉल किया था और पूछा था कि क्या वो हमारे साथ आना चाहता है कि नहीं, लेकिन उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो जिस तरह से बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा कांप रही है, मानो कि उसके साथ कुछ हो रहा हो। अपने पापा की बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या ये सच बात है, मुझे और उसके बारे में बताओ। और वो ये पूछ ही रहा होता है कि हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कोई तो बंदा या बंदी होती है जो कि किसी को प्रे कर रही होती है। और उसके बाद हमें वापस से अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी जो बहन होती है ना वो अपने एमसी से कहती है, क्या क्या तुम सच में पार को डेट नहीं कर रहे। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको गुस्से वाली नज़र से देखता है, और ये देखते हैं कि भाई उसका भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। जो उसकी बहन होती है वो कहती है, अरे बाबा मैं तो बस मजाक कर रही थी, गुस्सा क्यों हो रहे हो। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इसकी बहन को भी लगता है कि अपने एमसी की हरकतें कुछ मीठो वाली है, या तो हम भी तब से समझ नहीं पा रहे कि पार्क अपना लौंडिया है। पता नहीं यार, मुझे तो लड़का लग रहा है, या छोड़ो यार, शायद हमें फ्यूचर में पता चले। उसके बाद हम उसकी बहन को देखते हैं जो कि अपने भाई को इस तरह से गुस्सा देख के सोच रही होती है, जब से हम छोटे से तब से मेरे ऊपर अपर हैंड था, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरा भाई मेरे पापा से भी ज़्यादा स्कैरी हो चुका है। और ये सब सोच ही रही होती है कि तभी हम अपने एमसी और उसके बाप को देखते हैं जो कि अपने पार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका जो पापा होता है ना वो कह रहा होता है, देखो मुझे लगा कि मैं उसको अगर डायरेक्टली पूछ लूँगा तो कुछ अजीब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको अभी तक नहीं पूछा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है वो सोचने लगता है, हाँ देखा जाए तो मेरा 100 डे का ब्रेक बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्या मुझे जाके उसको एक बार देख लेना चाहिए। हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा कर रहा होगा। तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी जो माँ होती है वो कहती है, बहुत हो गया बातें करना, अब देखो मैंने ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए अभी बात करना बंद करो और जल्दी से इसको खा लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना होता है जो कि उसकी माँ अपने एमसी के लिए बना के लाई होती है, और एमसी भी उसको थैंक्स कहता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट होती है। और जो अपना मोटू होता है वो तो भाई सबसे ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है, फाइनली 100 डे की जो छुट्टी थी वो हो ही गई। उसके बाद वो अपने एमसी से पूछता है, बाय द वे आखिरकार तुम प्लानिंग कैसे कर रहे हो कि तुम घर कैसे जाओगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस सोच रहा था कि मैं एक बस पकड़ लूँ या ऐसा ही कुछ। और उसको सुन के जो अपना मोटू होता है वो कहता है, सच में आखिरकार तुम कितने ज़्यादा, और ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं जो कि इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। और तभी जो अपना एमसी और मोटू होता है ना उनके सामने ना एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है और कोई चिल्ला के कहता है, जिन्हू। और ये देखने के बाद ना अपना एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई उस गाड़ी में ना अपना चाउमीन आया होता है, और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, सेक्रेटरी चाओ। और जो अपना चाउमीन होता है कहता है, हाँ मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं तुमको एक सियोल के लिए राइड दे देता हूँ। और इतनी बड़ी गाड़ी को देख के जो अपना मोटू होता है ना वो धीरे से अपने एमसी के कानों में बोलता है, ड्यूड तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम अमीर बाप के लोंडे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, एक्चुअली ये जो कार है वो मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करती, और वैसे भी तुमने कहा था ना तुम्हें सियोल स्टेशन जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और जो मोटू होता है वो कहता है, अरे क्यों नहीं, खुशी से चलूंगा मैं। भाई मोटू को थोड़ी ना चांस छोड़ना इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो भी चाउमीन को पूछता है कि क्या तुम सियोल स्टेशन पे छोड़ दोगे। तो अपना चाउमीन भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ना सियोल स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो मोटू होता है अपने को एमसी को बाय करके जा रहा होता है। और जो अपना चाउमीन भी होता है वो पूछता है, तुमने तो बहुत अच्छा दोस्त बनाया मिलिट्री पे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ हम दोनों के दोनों सेम बैच पे ही हैं। और जो अपने चाउमीन होता है वो कहता है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और तगड़ा बंदा है। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है, हाँ वो एक इंटरेस्टिंग बंदा है। उसके बाद जो अपना चाउमीन होता है ना वो अपने एमसी से पूछता है
क्या मैं तुमको घर पे छोड़ दूं? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ, और हाँ मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं जो सनशाइन ऑर्फनेज है वहाँ पे जाऊँ घर पे जाने के बाद। और उसकी बातों को सुन के जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है ओह अच्छा, तो तुम पार्क से मिलने जा रहे हो। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑर्फनेज की तरफ, जहाँ पे हमारा एमसी पहुंच चुका होता है और कुछ तो घूर घूर के देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो भाई इधर उधर देख के वो सोच रहा होता है जो ऑर्फनेज है वो थोड़ा अनसेटल लग रहा है पहले से, क्या सच में यहाँ पे कुछ हुआ है? और ऐसा वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कोई देखती है और हमें पता चलता है ये वहाँ के बच्चे होते हैं जो कि उसको देख लेते हैं और वो चिल्ला के कहता है अरे ये तो जिनू है, जिनू आ गया, और सीधे उसके गले लगने के लिए आते हैं। अपना एमसी होता है ना वो भी उनको हाय करता है और कहता है हाँ बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम लोग सारे बड़े हो चुके हो। और जो लड़की होती है वो कहती है अरे कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। लेकिन वहाँ पे जो लड़का होता है ना वो तो भाई अलग ही गांजा फूक के आया होता है। वो अपने एमसी को देख के कहता है अरे तुम्हारे बाल थोड़े चेंज लग रहे हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको डंप कर दिया है? और जो अपना एमसी होता है वो तो कह रहा होता है कि अरे मैं मिलिट्री में अपनी कंट्री को सर्व करने गया था। और हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं ना उसके भाई गाल वाल खींच रहे होते हैं और ये सब शोर शराबा देख के जो पार्क होता है ना वो भी वहाँ पे दौड़ के आता है और चिल्ला के कहता है आखिर तुम लोग ये। और इतना वो जैसे ही कहता है ना वो देखता है कि अपना एमसी वहाँ पे आया है और वो कहता है कि हाँ जिनू। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो भी पार्क की तरफ मुड़ के देखता है और जो पार्क होता है उससे कहता है क्या तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं? कम से कम तुम्हें मुझे बोल तो देना चाहिए कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं यहाँ पे आया इसलिए क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि पार्क के पीठ के पीछे ना एक बच्चा सो रहा है और उसने एक एप्रन पहन रखा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो पार्क के पूरा नजदीक जाता है और कहता है क्या एक एप्रन और एक बच्चा, क्या तुमने शादी कर ली जब मैं यहाँ से बाहर था? और जो पार्क होता है वो कहता है कि क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं बस यहाँ पे ऑर्फनेज की मदद कर रहा हूँ। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिरकार इस मानवा पे हो क्या रहा है यार? पार्क कितना करीब अपने एमसी क्यों जा रहा है? सच बता रहा हूँ अगर इसमें ना मीठो वाली हरकतें हुई ना मैं आगे जाके ये सीरीज पूरा बंद कर दूंगा क्योंकि मुझसे ये सारी हरकतें बिल्कुल सही नहीं जाती। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पार्क से पूछता है तुम अपने टीम के साथ प्रैक्टिस करने के बजाय यहाँ पे क्या कर रही हो, और आखिरकार डायरेक्टर के बारे में क्या? और जो अपना पार्क होता है वो कहता है एक्चुअली बात यह है कि मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। जो डायरेक्टर है वो अभी हॉस्पिटल पे है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है पूरा शॉक हो जाता है और वो पूछता है आखिरकार अचानक कैसे? और जो पार्क होता है वो बताता है कि वो अचानक से ना बेहोश हो गई और जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तब हमें पता चला कि उनको स्टेज 4 का स्टोमक कैंसर है। और जो अपना एमसी होता है ये सुनने के बाद वो कहता है क्या स्टेज 4 का स्टोमक कैंसर? और उसके बाद जो अपना पार्क होता है वो कहता है जब मैं यहाँ पे उनके बदले काम करना चालू किया तब मुझे पता चला कि वो आखिरकार इतनी समझदार क्यों थी। मैं अपनी तरह से पूरी ट्राई करता हूँ लेकिन मैं शायद पॉसिबली उनको रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। और ये कहते कहते ना पार्क के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कांपने लगता है और कहता है अगर मैंने पहले से ही उनका ख्याल रखा होता तो आज वो ऐसे नहीं होती। तब क्या होगा अगर वो इसे सरवाइव ना कर पाई तो? और इतना सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना पार्क के सर पे एक टपली मारता है और कहता है पहले तुम ये रोना धोना बंद करो, ये सब में तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। स्टेज 4 का कैंसर, हाँ आखिरकार वो अभी कहाँ है? और जो पार्क होता है वो कहता है कि और वो कुछ समझ नहीं पाता। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ उल्लू के पट्टे कि आखिरकार वो अभी किस हॉस्पिटल पे है। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा है और उसको देख के वो सोच रहा होता है ये हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे तो बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन स्टिल मैं अभी भी इसका आदी नहीं हुआ। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना हॉस्पिटल के अंदर जाता है और एक कमरे के बाहर जाकर उसको नॉक करता है और अंदर से आवाज आती है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और जो अपना एमसी होता है ना वो अंदर आके कहता है एक्सक्यूज मी। और उसको देखते ही उसके अंदर ना एक लड़की बैठी होती है या औरत पता नहीं, वो कहती है ओ अच्छा तो ये तुम हो जिन्नू। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी एक स्माइल देता है और कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है ना हमें मिले हुए और मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ क्योंकि जो पार्क है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको ऑर्फनेज में ही रहना होगा। तभी जो लड़की होती है वो कहती है मैं सॉरी फील कर रही हूँ तुम दोनों के लिए, स्पेशली पार्क के लिए, क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस में फोकस नहीं कर पा रहा, वो भी बस मेरी वजह से। उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे सब कुछ ठीक है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए सिस्टर। मतलब ये जो अपनी ऑर्फनेज है ना वहाँ की सिस्टर थी जो कि उन सबका देखभाल करती थी। और जो सिस्टर होती है वो कहती है तुम अच्छे खासे आदमी बन चुके हो, जबकि मैंने तुमको लास्ट टाइम जब देखा था तब तुम इतना नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो हमें इसके बारे में बताता है। ये है सिस्टर ली हे सोक और ये डायरेक्टर है सनशाइन ऑर्फनेज की, जहाँ पे जो योमिन है मतलब अपना पार्क वो बड़ा हुआ है। और मैं जब भी ऑर्फनेज में विजिट करने जाता था तो मैं इनसे बहुत बार मिल चुका हूँ। वो एक वार्म हार्टेड वोमेन है और वो भी एक काइंड नेचर के साथ। और उसके बाद हम वापस अपने एमसी और सिस्टर की बातों को देखते हैं, जहाँ पे जो सिस्टर होती है ना अपने एमसी से पूछती है आखिरकार तुम्हारी मिलिट्री सर्विस कैसे ही है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ही चल रहा है अपने रास्ते पे। और जो सिस्टर होती है वो कहती है लेकिन हर कोई कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है
अरे वो लोग तो बस बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और उसकी बातों को सुन के जो अपनी सिस्टर होती है ना, वो एक स्माइल देते हुए कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम हमेशा की तरह ये लाइफ पहले ही जी चुके हो। ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत सारे लाइफ्स को ऑलरेडी जी के आए हो। इनकी ये सब बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो हमें बताता है, लेकिन हाँ एक चीज है जिसमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा शार्प है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो पूछता है आप अच्छे से खाना खा तो पा रही है ना। और जो सिस्टर है वो बोलती है मैं अपनी तरफ से तो पूरी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। और उसका जो अपना एमसी होता है वो सिस्टर को ना स्कैन करता है उनकी बॉडी को, और देखता है कि उनकी बॉडी में बहुत ही बड़ा कोरोना कैंसर का वायरस है। और उसको देख के सोच रहा होता है अच्छा तो यही होता है एक लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट की बॉडी। उनकी जो चेस्ट और स्टोमक है वो पूरी तरह से मुर्गी क्यूआई से भरा हुआ है, और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि मैं अपने करंट लेवल पे सॉल्व कर सकता हूँ। और अपने एमसी को इस तरह से सोचते हुए देख के जो अपनी सिस्टर होती है वो अपने एमसी से कहती है तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि जो पार्क है उसने ऑलरेडी तुमको सब कुछ कह दिया है। देखो जिन्हो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम प्लीज पार्क का ख्याल रखना। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे आप चिंता मत करिए। और अपने एमसी की बातों को सुन के जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे ये कहा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो आप भी कर सकती है। लेकिन जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है मेरी जो लाइफ है वो गॉड के इच्छा पे डिपेंड करती है, आखिरकार इसको कैसे कोई रोक सकता है। और ऐसा लग रहा है वो मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरा टाइम आ चुका है वहाँ पे जाने का। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन जो चिल्ड्रेन ऑर्फनेज के उनको स्टिल अभी भी आपकी ज़रूरत है। और जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है मुझे पता है इसके बारे में, इसलिए मैं और भी ज़्यादा दिल टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। हालांकि हमें एक ना एक दिन सबको फेयरवेल करना ही पड़ेगा, और मुझे ये भी पता है कि बाद में बस अकेलापन ही रह जाएगा। लेकिन लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते अगर वो पास्ट में ही रुक के रह जाएंगे हमेशा के लिए। मैं बस अपने बच्चों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो लोग मूव ऑन कर लेंगे। और अपनी सिस्टर की बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, वो भी जोश अपने मुट्ठी को बंद करता है और अपने आप से कहता है वो सही कह रही है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक चार्मैन वोंग की तरह कोई केस नहीं है, अगर मैंने कोई भी मिस्टेक किया तो चीज़ें और भी ज़्यादा गलत हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम यहाँ पे कर सकते हो। और ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके अंदर से उसकी पिछली ज़िंदगी, मतलब जो रेड डिवाइनिंग मास्टर से पहले भी उसकी जो गैंग जिन्हों वाली ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी उसको कहती है क्या तुमने गिव अप कर लिया वो भी इतनी आसानी से? राइट जिन्हों, क्यों तुम इसकी मदद इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इस पर्सन से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला? चेयरमैन वांग, वो भी तुम्हारे स्कूल के नॉर्मल लाइफ के लिए। और आखिरकार तुमने चाइना में क्या क्या, अपनी खुद की क्यूरियोसिटी के लिए, अपने फैमिली में क्या किया, अपनी खुद की नॉर्मल लाइफ स्टेबल करने के लिए। तुमने अपना सर हर एक चीज़ में उठाया क्योंकि उससे तुमको हेल्प मिल रही थी, लेकिन तुम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, आई गेस ये चीज़ सेंस बनाती है। मेरा मतलब आखिरकार एक मरती हुई ऑर्फनेज की डायरेक्टर तुम्हारे किस काम आ सकती है, राइट? और वैसे भी हमारी तो किसी ने परवाह भी नहीं की थी जब हम टूट गए थे और हमने सब कुछ अपना खो दिया था। क्यों, मैंने सही कहा ना गैंग जिन्हों? और ये सब सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसकी तो आंखें ही खुल जाती है। और तभी जो सिस्टर होती है वो कहती है जिन्हों क्या तुम ठीक हो? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, मुझे बस कुछ याद आ रहा था, वैसे फिलहाल के लिए मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है कि ओके थैंक्स कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए। पर अपना एफसी जो होता है ना, वो भी कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। और जैसे वो दरवाजे के बाहर आता है वो पूरा सोच में पड़ जाता है, और वो सोचने लगता है मुझे पता है कि उनकी बातें सब कुछ सही थी। अगर मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेता तो मैं उस तरह से कभी भी नहीं मरता। लेकिन टीचर ली, बच्चे आपसे इस तरह से दूर नहीं हो सकते, इसीलिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे कि मैं आपको बचा सकूं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो चाउमीन के साथ अपने गाड़ी पे जा रहा होता है। और तभी जो चाउमीन होता है वो पूछता है वैसे आखिरकार तुमने ऑर्फनेज को इतना सडनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों बोला? और जो हमारा एमसी होता है वो कहता है जो सिस्टर ली है, जो डायरेक्टर है इस ऑर्फनेज की, वो अचानक से इस ऑर्फनेज को बहुत ज्यादा डेंजर में छोड़ के चली जा रही है। और जो हमारा चाउमीन होता है वो कहता है मैं समझ सकता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि जो अभी हमारी जेकोंग कंपनी है वो अभी ऑर्फनेज को कोई डोनेशन नहीं दे सकती, क्योंकि जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो हमेशा बस कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, जो जेकोंग है वो एक कॉर्पोरेशन है, ना कि कोई चैरिटी ग्रुप। और आखिरकार तब ऑर्फनेज का क्या होगा जब सिस्टर लिली गुजर जाएंगी? बातों को सुनकर जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है क्योंकि इसका जो मैनेजर है वो गुजर जाएगा तो जो गवर्नमेंट है वो इसको संभालेंगी, या तो इसको किसी अलग ऑर्फनेज में शिफ्ट कर देंगी। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है तो आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा अगर कोई और ऑर्फनेज उनको टेक ओवर कर लेगी? तो जो चाउमीन होता है वो कहता है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसलिए मैं इसको होने नहीं दे सकता।
और हाँ, मैं पैसे दूंगा। क्या तुम कोई ऐसे बेटर हॉस्पिटल को ढूंढ सकते हो और एक पर्सन को जो कि मैनेज कर सके ऑर्फनेज को भी। और जो अपना चाउमीन होता है वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आई थिंक मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद जो चाउमीन होता है ना, वो अपने एमसी को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है और हाँ, ये रहा वो कैंसर सर्जरी का डाटा जो कि तुम्हें जरूरत थी। और जो अपना एमसी होता है उसको लेते हुए उसको थैंक्स कहता है। और उसके बाद जो अपना चाउमीन होता है अपने एमसी से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम इसके बारे में कर सकते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हालांकि मैं इसके बारे में पूरा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। और उसके बाद हमारा जो सीन है वो अगले दिन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे जो सिस्टर होती है वो कहती है क्या हॉस्पिटल पे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अपना एमसी है ना, वो सिस्टर से मिलने आया होता है और वो कहता है हाँ, आप दूसरे हॉस्पिटल में मूव होने में बुरा तो नहीं मानेंगे। और जो सिस्टर होते हैं वो कहती है लेकिन जिन्हों मेरी ये जो कंडीशन है ये तो, लेकिन उनके इतना कहते ही जो अपना एमसी होता है ना, उनकी बातों को काट के कहता है मैं आपके कैंसर को ठीक करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो हॉस्पिटल है वो आपके ऑर्फनेज से बहुत ही ज्यादा पास है, इसलिए वहाँ के बच्चों के लिए बेहतर होगा कि वो आपसे यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। और अपने एमसी की बातों को सुन के जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है ये तो बस लालची बनना होगा। और उनकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर इसमें लालच की क्या बात है, आप तो यहाँ पे लास्ट बंद हो गए जो लालची होगा क्यों। और जो उसकी बातें होती है वो सुन के जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है लालच करने का मतलब ये नहीं है कि किसी बड़ी चीजों के बारे में लालच करना, ये कुछ ऐसी चीज है जो बस तुम करना चाहते हो। और मेरे लिए लालची होना इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं बस थोड़ा सा और जीना चाहती हूँ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन सिस्टर क्या आप अपने बच्चे और पार्क के लिए चिंता नहीं कर सकते, क्या आप पीछे रह जाने वाले लोगों के लिए एफर्ट करना कोई वैल्यूएबल एफर्ट नहीं है। और अपने एमसी को इस तरह से देख के जो अपनी सिस्टर होती है वो कहती है तुम बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हो जिन्नू, शायद तुम ओब्लिगेशन के सेंस से दबे हुए हो, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको तुम सिंपली बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या मैं उनको नहीं रोक सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा क्यों चाहता हूँ कि ये पर्सन जिंदा रहे, क्या पार्क के लिए, क्या बच्चों के लिए। लेकिन मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो कि मेरी पहुंच से बाहर है, आखिरकार मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि जो सिस्टर होती है ना, वो बहुत जोर से खांसने लगती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना, वो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि सिस्टर, और वो सोचने लगता है सिस्टर बस खांस रही है ना कि ब्लड की उल्टी कर रही है। और उसके बाद वो सिस्टर से कहता है मैं जाके जल्दी से नर्स को लेके आता हूँ। लेकिन जो सिस्टर होती है वो उसके शर्ट को पकड़ लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ जिनू, प्लीज तुम दूसरों को परेशान मत करो। और हम देखते हैं जो सिस्टर है ना, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। और वो उसके बाद अपने एमसी से कहती है मैं वो सब करूंगी जो तुम कह रहे हो, इसलिए चलो हॉस्पिटल पे चलते हैं। मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हारा इसमें कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। मैं सिस्टर की हालत को देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है जो कैंसर है वो और भी ज्यादा सीरियस है जितना मैंने सोचा था। मुझे मिलिट्री से रिटर्न आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद वो सिस्टर से कहता है थैंक्स सिस्टर कि आपने मुझे समझा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी सिस्टर होती है ना, उसको जे कॉन्ग के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया होता है चेंज करके। और वहाँ के अंदर की जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो देखती है कि कोई तो बंदा होता है जो वहाँ पे चुपके से जाता है और एक दरवाजे को खोलता है। और हमें पता चलता है ये अपना एमसी है जो कि सिस्टर से मिलने आया होता है। और जो सिस्टर होती है ना, वो अभी गहरी नींद पे होती है। और उनको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये उससे और भी ज्यादा बुरा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लिमिट पर है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, अपने हाथ को उनके बॉडी पे रखता है और वो सोच रहा होता है मैंने कैंसर के बारे में पढ़ा है और मुझे पहले ये देखना होगा कि आखिरकार मुझे कितना ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो एक एबिलिटी का यूज करता है और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, इनका जो पेट है वो पॉइजनस क्यूआई से पूरा भरा हुआ है, आखिरकार वो इसको इतनी देर तक कैसे सहती रही। मुझे पता था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये तो उससे और भी ज्यादा बुरा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और पहले 2 लोगों की तरह मैं इसमें पक्का श्योर भी नहीं हूँ कि मैं इसको क्योर कर पाऊंगा कि भी नहीं। मैं इसकी जो पॉइजनस क्यूआई है उसको टच भी नहीं कर रहा, जो कि इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, फिर मैं फायर क्यूआई का यूज करके चारों तरफ फैलते हुए पॉइजन से छुटकारा पा लूंगा। जो फायर क्यूआई होता है वो पॉइजन क्यूआई को तो डैमेज करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बॉडी को भी डैमेज करता है। और जो सिस्टर की बॉडी है वो ऑलरेडी उसकी लिमिट पे है, इसलिए मुझे इसका लिटिल अमाउंट का यूज करना होगा ताकि मैं बहुत ही ज्यादा कम डैमेज पहुंचा सकूं। फोकस करो जिन्हों, फोकस करो। मैं इसको ज्यादा हार्श नहीं कर सकता, उनकी लाइफ डेंजर पे है, मुझे इसको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। हम उसके बाद देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, वो कंप्लीट कर लेता है और नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे उठता है और कहता है मैं गलत नहीं था, मैं इससे जितना हो सका मैंने अपने लेवल के हिसाब से बेस्ट किया, लेकिन मैंने आखिरकार कर लिया। मैं कैंसर के सेल्स को फैलने से रोकने में कामयाब हो ही गया। और जो बाकी बचा हुआ थोड़ा सा काम है उसको मैं मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर छोड़ देता हूँ, शायद उनके पास अभी एक चांस है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का टाइम देखते हैं, जहाँ पे जो अपना डॉक्टर होता है ना, वो पूरा सदमे में होता है और वो कहता है
आखिर आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। और वो सोच रहा होता है एक टर्मिनल कैंसर पेशेंट जो कि न्यूट्रली रिकवर हो गया स्टेज 3 पे, और हम देखते हैं उसके सामने अपना पार्क, अपनी सिस्टर और अपने एमसी खड़े होते हैं। जो सिस्टर होती है ना उसके मुंह पे एक स्माइल होता है। जो अपना डॉक्टर होता है ना वो कहता है रिजल्ट को देखने के बाद ये पता चला कि जो पेशेंट की हालत है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं इतनी जल्दी। और ये सुनने के बाद जो पार्क होता है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है रियली, क्या आप सच बोल रहे हो। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो डॉक्टर से पूछता है क्या हम इनको ठीक कर सकते हैं। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास अभी भी एक उम्मीद है, वे इनके इन स्टेज पे सर्जिकल जो मेजर्स है वो भी कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो अपना पार्क होता है ना वो कहता है क्या क्या अभी हम सर्जरी। और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और सिस्टर से चिपक जाता है और कहता है सिस्टर आपने क्या ये सुना, अभी हम सर्जरी कर सकते हैं। जो अपना एमसी होता है ना वो भी एक राहत की सांस लेता है। पार्क होता है ना वो तो सिस्टर से कह रहा होता है फाइनली अब हम वापस ऑर्फनेज को जा सकते हैं एक साथ। लेकिन जो सिस्टर होती है वो तो भाई अपने एमसी को ही घुरे जा रही होती है, जो कि अपना स्माइल कर रहा होता है। क्या अपने सिस्टर को पता चल गया कि अपना एमसी ही था जिसने उसको ठीक किया? मुझे नहीं पता, शायद ये हमें आगे पता चले। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो लोग ना डॉक्टर के केबिन से वापस आ रहे होते हैं। और जो पार्क होता है ना वो तो भाई अभी भी रो रहा होता है और वो कहता है फाइनली हम कल सर्जरी का डेट फिक्स करने वाले हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा राइट। और जो अपनी सिस्टर होती है वो भी स्माइल करते हुए कहती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूज है। उसके बाद जो अपना पार्क होता है ना वो अपने एमसी की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है और हाँ हमें सडनली ऑर्फनेज के लिए एक टीचर भी मिल गया। मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी तुम आते हो तब हर एक चीज मैजिकली ठीक हो जाती है। जिन्नू थैंक्स कि तुम यहाँ पे आए। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो उसके मुंह पे बोलता है भाई पहले तो अपना मुंह साफ कर। और जो अपना पार्क होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको परेशान किया, वो भी तुम्हारे प्रीसियस ब्रेक के टाइम पे। इसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है भाई तू पहले अपना रोना बंद कर। और ये सब ये लोग बकवास कर ही रहे होता है कि तभी जो सिस्टर होती है वो कहती है पर क्या तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाओगे और हम दोनों को अकेला छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए। और जो पार्क होता है कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या हुआ। और जो सिस्टर होती है वो कहती है मुझे जिन्नू से ना कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो पलट के अपने एमसी की तरफ देखती है और कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि अपनी सिस्टर को पता चल गया कि अपना एमसी ही था जिसने उसको क्योर किया? देखो यार मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।